नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। तो बिहार के सामान्य ज्ञान को हम इस वीडियो में देखना शुरू करते हैं। ये हिंदी माध्यम का पूरा वीडियो रहेगा और जितनी भी ज़रूरी जानकारियां हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी भी राज्य को अगर आप जानना चाहते हैं, राज्य से संबंधित आप परीक्षा दे रहे हैं और उसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तो आपको आधारभूत जानकारियाँ होनी चाहिए। जैसे कि राज्य बना कब, उसका गठन कब हुआ, उसकी राजधानी क्या है, उसका राजकीय चिन्ह क्या है, इत्यादि। तो वही तालिकाबद्ध तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। ये सामान्य जानकारी है। दोस्तों, बिहार ये अलग प्रांत बना बंगाल से। बंगाल का पहले विभाजन होता है, आपने 1905 की घटना देखी होगी लॉर्ड कर्जन के समय में, और उसके बाद 1911 में उस विभाजन को रद्द किया जाता है। तो रद्द तो कर दिया जाता है, लेकिन वो नाम मात्र का ही निरस्तीकरण होता है। बंगाल के टुकड़े तो उसके बाद भी होते हैं। बिहार उसी से अलग हुआ है। तो यहाँ आप शुरुआत में देख सकते हैं, बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की जो दिल्ली दरबार में घोषणा होती है, वो तारीख है 12 दिसंबर 1911 की। ये तारीख कैसी है? 12 दिसंबर 1911 की तारीख। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो उड़ीसा सहित बिहार प्रांत को गठित करने की पूरी पहल होती है, तो विधिवत घोषणा की जाती है, वो 22 मार्च 1912 की तारीख है। मतलब ये घोषणा तो दिसंबर में ही 1911 में हो गई थी, लेकिन नए साल में, मतलब अगले साल में यानी 1912 में 22 मार्च की तारीख में विधिवत घोषणा होती है। और बिहार ने प्रांत के रूप में काम करना जो शुरू किया था, वो तारीख थी 1 तारीख अप्रैल की 1912 की। तो विधिवत घोषणा होती है 22 मार्च 1912। वैसे आधिकारिक तौर पे दिल्ली दरबार में घोषित किया जाता है 12 दिसंबर को 1911 में, और बिहार एक प्रांत के तौर पे काम करना शुरू करता है, वो तारीख थी 1 अप्रैल 1912 की। तो इतना तो आपने बिहार के शुरुआत यानी गठन को देखा। अब यहाँ आप देखें, राजधानी है पटना, जिसे कि पाटलिपुत्र कहा जाता था, और उच्च न्यायालय भी पटना हाईकोर्ट ही है। राजकीय भाषा बिहार की हिंदी है और राजकीय पक्षी, राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी जो राजकीय भाषा है वो उर्दू है। ठीक है, तो ये हमने देखा। और राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है, गौरैया जो कि खुद संकट में है, स्पैरो। इसके बाद आप देखें, शासकीय पुष्प या राजकीय पुष्प आप कह लीजिए, वो गेंदे का फूल है जो कि सदाबहार होता है। और राजकीय चिन्ह आप देख रहे हैं वो बोधि वृक्ष है, गौतम बुद्ध से, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। राजकीय वृक्ष पीपल है। और राजकीय पशु जो है, यहाँ आप देखें, राजकीय पशु जो है वो बैल है। इसे साफ कर लेते हैं। देखिए, राजकीय पशु जो है वो एक बैल है, जो कि मेहनती पशु होता है। और राज्य का जो महापर्व है वो छठ पूजा है। छठ पूजा ये बिहार की है और बिहार से ये पूरे भारतवर्ष में फैल गई है, और जहाँ जहाँ भारतीय समुदाय रहता है तो विदेशों में भी इसका चलन देखा जा रहा है। सूर्य पूजा है, और महारथी कर्ण जो कि चंपा नगरी में ही इनका पालन पोषण हुआ था, भागलपुर मुंगेर वाला इलाका, और वहाँ पे इन्होंने सूर्य पूजा की शुरुआत की थी, और उसी के बाद ये परंपरा जैसी बन जाती है। इसके अलावा राजकीय मछली जो है वो मांगुर मछली है। ठीक है, मांगुर मोटी सी मछली होती है, तो ये राजकीय मछली है। राज्य का महापर्व हमने देखा। अच्छा, भौगोलिक बात कर लेते हैं। तो अक्षांश और देशांतर की बात किए बिना भूगोल में हम अवस्थिति को नहीं जान सकते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार 24 अंश, यहाँ आप देखें 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड। जब सिंगल डैश होता है तो उसको मिनट पढ़ते हैं, डबल डैश होता है तो सेकंड पढ़ते हैं। तो 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 अंश 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है। पूरा भारतवर्ष ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो बिहार राज्य जो है वो उत्तरी अक्षांश में है। ये हमने देखा अक्षांशीय विस्तार को। अक्षांश रेखाओं के बारे में आप जानते हैं, पृथ्वी पर ये समानांतर ऐसे खींची रहती है। विषुवत रेखा इसमें सबसे बड़ी रेखा है अक्षांश रेखा, और बाकी जितनी है अक्षांशीय वृत्त अगर बनाएंगे तो वो छोटी होती जाती है। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, कहीं भी ये कम अधिक नहीं होती है। ये समानांतर कही जाती है। ये परस्पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये अक्षांशीय विस्तार हमने देखा। अच्छा, अब देशांतर रेखाओं की और देशांतरी विस्तार की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि देशांतर रेखाएं ये ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, और इनके बीच का गैप एक बराबर नहीं होता है। मतलब ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, और इनके बीच का जो गैप है वो सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर पे। ठीक, जो विषुवतीय वृत्त है वहाँ पे ये सर्वाधिक दूरी पर होती हैं आपस में, और इनके बीच की दूरी समाप्त हो जाती है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जाकर ये आपस में मिल जाती हैं। तो देशांतरी विस्तार के लिहाज से अगर हम अपने देश को देखें तो हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, क्योंकि ये खड़ी रेखाएं हैं, आप देख रहे हैं। तो इधर आपका पूरब है, इधर आपका पश्चिम है, तो हम लोग पूर्वी गोलार्ध में हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पूर्वी देशांतर। राज्य की स्थिति में भी यही रहेगा। तो बिहार राज्य की अवस्थिति को देखते हैं। बिहार राज्य जो है वो 83 अंश 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 अंश 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। तो ये तो हमने बिहार को भौगोलिक तरीके से ग्लोब पर पहचाना। ग्लोब पर अगर आप देखना चाहें या कोई ज्योग्राफिकल मैप है उस पर देखना चाहें, तो आप बिहार को इस
लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो झारखंड जब बिहार का हिस्सा था, बिहार से बहुत सारे हिस्से अलग हुए हैं, लेकिन हाल फिलहाल का जो अलगाव हुआ है वो झारखंड का इसमें दिखाई देता है। तो झारखंड राज्य जब बिहार का हिस्सा था तो अच्छा खासा क्षेत्रफल और बहुत सारे खनिज संसाधन हमारे पास। लेकिन अभी जो क्षेत्रफल बचा है झारखंड के अलग होने के बाद वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल तो कम हो ही गया, उसके साथ साथ खनिज संपदा भी हमसे जाती रही। चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम में हम नापेंगे तो 483 किलोमीटर आएगी राज्य की चौड़ाई। लंबाई हमेशा लंबाई जो है वो यहाँ आप देखें, लंबाई को हम लोग उत्तर से दक्षिण में नाप रहे हैं। आप इसको लंबाई चौड़ाई का नाम मत दीजिए, आप ऐसे देख लीजिए कि पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है बिहार राज्य की, मतलब आप नापे तो वो सड़क के मार्ग से या स्थल मार्ग से देखी जाएगी 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में अगर राज्य को आप नापते हैं तो 345 किलोमीटर ये पूरा है। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र से दूरी है बिहार राज्य की, ये आप ध्यान दीजिएगा समुद्र के। और जब कोई भी राज्य या कोई भी स्थलखंड समुद्र से दूरी पर होता है तो उसकी जलवायु में काफ़ी अंतर पाया जाता है। मतलब गर्मी पड़ेगी तो बेहिसाब गर्मी पड़ेगी, वर्षा होगी तो बेहिसाब होगी, और कुछ भी सम नहीं होता। सम जलवायु समुद्र के किनारे वाले स्थानों में पाई जाती है, तो बिहार के साथ वो स्थिति नहीं है, एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ जलवायु की होती है। और समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो है 173 फीट, यानी मीटर में अगर आप नापेंगे तो 52.73 मीटर ये आता है। प्रमंडलों की संख्या यहाँ पे 9 है। और सीमाओं की बात कर लेते हैं तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, मतलब किन राज्यों से इसकी सीमाएं घिरी हुई हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ ये पश्चिमी अपना बॉर्डर शेयर करता है, और उत्तर में इसके नेपाल है, जबकि दक्षिण में झारखंड है। इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। जिलों की संख्या फिलहाल 38 है, और लोकसभा सीटों की संख्या है 40, विधानसभा सीटों की संख्या है 243, और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो 75 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। तो ये कुछ कॉमन जानकारियां हैं जिन्हें कि आपको मालूम होना चाहिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 6, और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या है 40। बिहार की कुल आबादी की अगर बात करें तो ये बैठती है, यहाँ आप देख रहे हैं 10,40,99,452, ये टोटल आबादी है 2011 की जनगणना के हिसाब से। नया रिकॉर्ड आएगा तो वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन आपकी परीक्षा में यही काम करेगा। और पुरुष आबादी आप देख रहे हैं, ये पूरी जनसंख्या का कितना होती है 52.14%। तो प्रतिशत वाला डाटा आप याद रखेंगे, ये लंबा आंकड़ा आप नहीं भी याद कर पाए तो कोई बात नहीं है। महिला जनसंख्या आप देखें ये 47.86% है, यानी महिलाओं की तादाद पुरुषों की तुलना में कम है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में आप देखें 11.3 है, जबकि ग्रामीण आबादी अच्छी खासी थी 2011 के रिकॉर्ड में 88.7। आप देखेंगे कि जब नया रिकॉर्ड आएगा तो उसमें ग्रामीण आबादी घटी होगी और शहरी आबादी बढ़ी होगी, क्योंकि गांव सिकुड़ रहे हैं और शहरों की मात्रा बढ़ती जा रही। जनसंख्या वृद्धि दर पूरे एक दशक में नापी जाती है, दशकीय गणना भी होती है, रिकॉर्ड किया जाता है सेंसस। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में 25.4% ये वृद्धि रिकॉर्ड की गई, अच्छी खासी ग्रोथ है। और जनसंख्या घनत्व भी अच्छा खासा है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 1106 व्यक्ति रहा करते हैं, मतलब सघन आबादी। लिंगानुपात भी आप देखें ठीक ठाक तो है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की तादाद अभी भी कम थी। अब ये उल्लेखनीय होगा देखना कि आगे क्या होता है, मतलब आगे वाला जो सेंसस आता है उसमें लिंगानुपात में सुधार हुआ अथवा नहीं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले कुछ जिले हैं, जैसे कि आप देखें गोपालगंज सबसे ज़्यादा यहीं पर है। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, 1021 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, कौन से जिले में, तो शिवहर में है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1880 इंसान रहा करते हैं। मुंगेर और भागलपुर में सबसे कम लिंगानुपात है, मतलब वहाँ महिलाओं की तादाद बहुत कम है, आप स्पष्ट देख पा रहे हैं 876 और 880, यानी 1000 लड़कों पर इतनी लड़कियाँ हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कैमूर है, यहाँ काफ़ी कम आबादी है, मतलब 488 व्यक्ति जो हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा हमारा शिवहर है। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे है, तो राजधानी में बसी है जितनी भी आबादी है ज़्यादातर, तो पटना, ठीक, पाटलिपुत्र। पहले ये छावनी हुआ करती थी और बाद में रजवाड़ों ने इसे अपनी राजधानी बना लिया। सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो शेखपुरा है, ठीक है। सबसे कम आबादी कहाँ पे, शेखपुरा में है, और सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि जो है वो मधेपुरा में दिखाई देती है। तो ये तालिकाबद्ध जानकारियाँ हैं, आपके काफ़ी काम की है। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो गोपालगंज है, और आप देखें यहाँ पर सबसे बड़ा नगर जो है ना वो पटना है, सबसे बड़ा नगर पटना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में क्रम कौन सा है, तो 12वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में क्रम है 3रा। जनसंख्या घनत्व के लिहाज से बिहार का देश में क्रम है 1ला, और बिहार की कुल साक्षरता दर जो है वो 61.80% है। ये आप देख रहे हैं साक्षरता ठीक नहीं है, और पुरुष साक्षरता ठीक ठाक है, मतलब देखा जाए तो एक हद तक सही कही जा सकती है, 71.20, लेकिन महिला साक्षरता की स्थिति बहुत खराब थी 2011 के सेंसस में 51.50, मतलब 51.5%। ये बहुत ही खराब लिटरेसी रेट कही जा सकती है।
और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो जिला है वो रोहतास है, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो पूर्णिया है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो भी वही है जो कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला है, लेकिन महिला साक्षरता के मामले में रोहतास ही जो है वो आगे। अच्छा, पूर्णिया की बात अगर करें तो न्यूनतम साक्षरता दर यहाँ पे पुरुषों की देखी जाती है, पुरुष यहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे हैं पूर्णिया में। और महिला साक्षरता दर वाले में सबसे न्यूनतम स्थिति किसकी है? सहरसा की है। यहाँ की महिलाएं सबसे कम साक्षर हैं। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो वो है गंडक परियोजना। गंडक एक नदी है जिसका कि प्राचीन ऋग्वैदिक नाम था सदानीरा। और सबसे ज़्यादा ठंडा जिला जो है वो गया है, सबसे गर्म जिला भी गया है। वही हमने बताया कि समुद्र तट से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है जलवायु की दशाएं अपनी चरम बिंदु पर होती हैं। मतलब गर्मी पड़ेगी तो सर्वाधिक पड़ेगी और ठंडी पड़ेगी तो वो भी बेहिसाब पड़ेगी। तो उस हिसाब से सबसे ठंडा जिला जो है वो भी गया है और सबसे ज़्यादा गर्म भी गया है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है पूरे बिहार में? तो किशनगंज है, ठीक है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में। जनसंख्या के लिहाज से अगर हम भारत को देखें तो पूरे भारतवर्ष में ये तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, ये हमने देखा। और आप देखें ये आबादी के लिहाज से कहा जा रहा है, क्षेत्रफल के लिहाज से नहीं। उपमंडलों की संख्या कितनी है? तो उपमंडलों की संख्या है 101 और देश के कुल क्षेत्रफल में बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 2.86% अपना योगदान देता है। समुद्र तल से दूरी की अगर बात करें तो 200 किलोमीटर ये पूरी दूरी पड़ती है। और ग्राम पंचायतों की संख्या है 8,387, प्रखंडों की संख्या है 534। तो ये तो हमने तालिकाबद्ध जानकारियों को साझा किया जो कि आपके काम की है। इसमें बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर हुए। अब यहाँ से थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसमें वन लाइनर फैक्ट है। सांस्कृतिक परिदृश्य को देखते हैं तो सांस्कृतिक परिदृश्य में वही लोक नृत्य आ जाएगा, लोक कलाएँ आ जाएंगी, लोक नाट्य आ जाएगा। तो सबसे पहले नृत्यों को देखते हैं। अच्छे अच्छे नाम है, आपको आसानी से ये दिमाग में बैठाए जा सकते हैं। झिझिया नृत्य है, खोलडिन है, इसी तरह से विद्यापतिया नृत्य है, ये सब होते हैं। अब देखें झिझिया जो है ये नृत्य चित्रसेन और उनकी रानी के, चित्रसेन कौन थे? ये यक्ष हुआ करते थे। तो ये गंधर्व और यक्षों का अपना एक समूह होता है। ये देवताओं से नीचे की कैटेगरी होते हैं। तो इनका जो मूल काम है वो मनोरंजन करना। जैसे देवों की सभा में ये बजाने और नृत्य का काम करते थे। तो चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम संबंधों का या प्रेम प्रसंगों का पूरा इसमें वर्णन किया जाता है। ये झिझिया डांस है। इसके बाद नंबर आता है खोलडिन का। तो खोलडिन जो है ये अतिथियों के मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किया जाता है शुभ अवसरों पर, और इसको वेश्याओं के द्वारा भी किया जाता है या जो व्यावसायिक महिलाएं होती हैं। कुल मिलाकर वही पैसे के लिए, अपनी आजीविका के लिए नृत्य करने वाली, लुभाने वाली जो महिलाएं होती हैं, रूपा जीवा जिन्हें कहा जा सकता है, तो उनके द्वारा ये किया जाता है। और विद्यापति नृत्य को आप देखें तो मिथिला के महान कवि थे विद्यापति। इन्हें काफ़ी अच्छी पदवी इसमें प्राप्त थी और इनके बहुत सारी रचनाएं हैं। विद्पतिया मंडली हुआ करती थी पहले के समय में, जिसमें मृदंगिया होते थे, नटुआ होता था और ये डांस किया करते थे, लोगों को लुभाते थे। तो इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया जाता है। कुल मिलाकर ये मिथिला के क्षेत्र के थे और विद्यापति के द्वारा जो रचित पद हैं उसको इसमें गाया जाता है और लोग नृत्य करते हैं। हालांकि ये चलन अब कम हो गया है। पहले के समय में तो बड़ा अच्छा इससे कमाई भी होती थी, लोग बड़े आदर से इन लोगों के साथ पेश आते थे। लेकिन आजकल इन्हें 10 दुआरी कहा जाता है कि 10 दुआरे घूमकर भिक्षा मांगते हैं। तो इनकी जो बेइज्जती है वो होने लगी बाद में कि ये घूम घूम कर गा कर पैसा मांग रहे हैं। लेकिन पहले के समय में लोग स्वेच्छा से देते थे। तो एक महान स्थिति थी, लेकिन अभी वैसी नहीं है। कुल मिलाकर विद्यापति की जो रचनाएं हैं उसको ये गाते हैं। इसके बाद करिया झूमर को आप देख रहे हैं। ये महिला प्रधान लोक नृत्य है, महिलाएं ही इसमें मूल भूमिका निभाती हैं। मिथिला क्षेत्र में ये काफ़ी प्रचलित है। धोबिया नृत्य जो है ये बिहार के भोजपुर क्षेत्र में धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। और पवरिया जो है ये नृत्य जन्म आदि के अवसर पर पुरुषों और किन्नरों के द्वारा, विशेष रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किन्नर इसमें नहीं होते हैं, वो पुरुष होते हैं जो कि स्त्री वेश धारण करके आते हैं, बहरूपिया जैसा, और बच्चे को गोद में लेकर नृत्य करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बदले में अपना चढ़ावा लेते हैं और जाते हैं। यही काम किन्नरों का भी होता है, आप देखते हैं। इसके बाद लौंडा नृत्य है। तो ये लौंडों के द्वारा यानी लड़कों के द्वारा किया जाता है। इसमें लड़कियों का कोई स्थान नहीं होता है। लड़कियों की वेशभूषा बनाकर कुछ लड़कों का गेटअप बना के लड़के डांस करते हैं और ये भोजपुर क्षेत्र में काफ़ी फेमस है। जोगीरा जो है ये होली के अवसर पर किया जाता है। जोगीरा गाया जाता है, मतलब गाने का नाम ही जोगीरा होता है और उस पर डांस किया जाता है। तो ये सब हमने लोक नृत्यों को देखा। अभी देखते हैं लोक नाट्य को, जो कि प्रमुख है, जैसे कि भकुली बंका है। तो भकुली बंका जो है ये जट जटिन नृत्य के अंतर्गत, मतलब इसी के अंतर्गत ये पूरा लोक नाट्य है। एक नाटक रचा जाता है जिसमें कि गीत संगीत भरपूर मनोरंजन रहता है। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है, सबके घर टीवी, मोबाइल और तमाम नेटवर्क के सिस्टम तैयार हो गए हैं, तो लोग इस तरह के मनोरंजन नहीं अपनाते हैं। पहले के समय में लोगों का जब मन उब जाता था खेती किसानी से या खेती बाड़ी से, घर के काम से, तमाम झंझटों से, तो अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए, मतलब मानसिक स्थिति को बहलाने के लिए आदमी को मनोरंजन चाहिए होता है। तो मनोरंजन के उद्देश्य से ये सब किया करते थे और बड़े शौक से लोग देखते भी थे। आजकल ये जो चाव है लोगों का, शौक है, वो कम हो गया है। तो कुल मिलाकर भकुली बंका को हमने देखा। और इसके बाद है कीर्तनिया। तो कीर्तनिया में होता है कीर्तन, ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भक्ति गीतों के माध्यम से काफ़ी सुंदर वर्णन किया जाता है।
सामा चकेबा भी एक पारंपरिक लोक नाट्य और पर्व है एक तरह से। इसमें भाई बहन से संबंधित है। भाइयों की उम्र बढ़ाने के लिए बहनें जो हैं वो आयोजन करती हैं और छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तें गढ़ती हैं। मतलब मिट्टी पहले सानेंगी, बढ़िया जगह से मिट्टी ले आएंगी और उससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की और बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रतिमाएं छोटी छोटी गढ़ी जाती हैं और उनको खेत में रात भर छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। उसके बाद वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, किशोरियाँ होती हैं अविवाहित, वो सामा चकेबा अपना खेलती हैं। तो ये सब है। इसके बाद है डोमकच। तो ये अत्यंत घरेलू और निजी लोक नाट्य है। और जट जटिन आपने अभी ऊपर देखा भकुली बंका के अंतर्गत, ये सावन से लेकर कार्तिक महीने की पूर्णिमा के आसपास जो अविवाहित लड़कियां हैं उनके द्वारा अभिनय के साथ पेश किया जाता है। लोक नाट्य का यही मतलब ही है कि उसमें अभिनय भी रहेगा। जो नाटक में होता है वो एक्टिंग भी रहेगी और साथ में संगीत भी रहेगा। मतलब एक पूरी मूवी वहाँ पर उसको प्ले किया जाता था। इसके बाद क्रम आता है विदेशिया का। और विदेशिया को भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले जो भिखारी ठाकुर हैं उनके द्वारा रचा गया था। विदेशिया एक रचना का नाम था पहले और बाद में ये परंपरा का हिस्सा बन गया। मतलब इससे लोक नाट्य बना लिए गए और उसका नाम रख दिया गया विदेशिया। जैसे विद्यापतिया मंडली जो थी वो अपना रसपिरिया का आयोजन करती थी, रसपिरिया गाती थी, वैसे ही विदेशिया का आयोजन होता था। तो कुल मिलाकर इसमें पुरुष कलाकार ही सारे पात्रों की भूमिका निभाते थे। और आमतौर पर अपने पूर्वांचल में या आप यूपी बिहार को ले लीजिए तो यहाँ पर जितने इस तरह के नाट्य होते हैं ना उसमें महिलाओं को नहीं शामिल किया जाता है। महिलाओं को उसमें इज्जत का प्रश्न बनाकर दूर रखा जाता है और सारे जो किरदार हैं उनको पुरुष ही निभाते हैं। जैसे रामलीला में आप देखते हैं सीता जी का भी किरदार निभाना होगा तो पुरुष को ही बनाया जाएगा, पाउडर वगैरह पोत के महिला का रूप दिया जाएगा। तो ये काम किया जाता है। अब ये अपनी अपनी सोच है। कुल मिलाकर बात यह है कि विदेशिया जो है इसमें पुरुष कलाकार ही जितने भी पात्र हैं उनकी भूमिका निभाते हैं। भोजपुर क्षेत्र में ये काफ़ी फेमस है और भोजपुरी तो यहीं से निकली ही है। अब ये तो हमने देखा लोक नाट्य को। आइए आगे चलते हैं। मंगलाचरण से आरंभ होता है। तो ये तो आप देखें हर लोक नाट्य में होता है मंगलाचरण, यानी पहले गणेश जी की स्तुति करेंगे, उसके बाद देवी सरस्वती का आवाहन करेंगे, तब जाकर शुरू करेंगे। अब बिहार के कुछ लोकगीतों को देख लीजिए, जैसे पुरबहिया लोकगीत, पूर्वी इसको कहा जाता है। इसमें विरहिनियाँ होती हैं जो कि अपनी दयनीय दशा का वर्णन करती हैं। पहले के समय में आप मिथिलांचल वाले हिस्से को देख लीजिए। वैसे तो पूरे भारतवर्ष का जो एक बड़ा हिस्सा है वहाँ महिलाओं की यही दशा थी, लेकिन मिथिलांचल में जब लड़कियां विदा होती थी तो बहुत फूट फूट कर रोती थी। मतलब आमतौर पर जो लड़कियां विदा होते समय रोती हैं उससे कहीं ज़्यादा दुगना तिगुना वहाँ रोने का वो होता था। और रोने के पीछे रीज़न ये होता था कि वो लौट कर नहीं आ सकती थी। मतलब एक बार गई तो गई, वहीं पर रह जाएंगी। उनके भाई बाप जो है वो मिलने के लिए जा सकते हैं उनसे, वो भी सीमित मात्रा में। सास ननद मिलने देंगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, बाहर से ही बस सूचना मिल गई कि तुम्हारा भाई आया था, तुम्हारे पिता आए थे, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते। इस तरह की कंडीशन पहले के समय में बहुत पहले होती थी। तो लड़कियां जब घर से विदा होती थी शादी करके तो बहुत फूट फूट कर रोती थी। ऐसा लगता था कि उनकी जान निकल रही है, इतना ज़्यादा विलाप करती थी। तो उस पर रचे गए बहुत सारे गीत हैं। और जब वो जाती थी अपने ससुराल तो उनके पास ऐसी आत्मनिर्भरता का कोई साधन नहीं होता था। मतलब उन्हें इस हिसाब से ना तो शिक्षा दी जाती थी, ना ऐसा आत्मनिर्भर बनाया जाता था। तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ इनसे पूरा घर का काम लिया जाता था। नौकरानी वाले जितने काम हैं वो उनके जिम्मे सौंप दिए जाते थे। तो जब ये कूटती पीसती थी, खल मूसल चलाती थी, जांता चलाती थी, तो उस समय इनके मन की जो वेदना थी अपने परिवार से न मिल पाने की, जितने भी कटु वचन उन्हें कहे गए रहते थे उसे बर्दाश्त करती थी, किसी से कह नहीं सकती थी। तो मन की वेदना को व्यक्त करने के लिए ये गीत गाती थी। तरह तरह के गीतों की रचना खुद ही कर डालती थी। गाने में वो अपनी सारी व्यथा कह डालती थी। ठीक, तो पूर्वी जो है वो उसी से जुड़ा हुआ है। और पति वियोग तो इसमें एक संसाधन के तौर पर जोड़ दिया गया। असल में पति से इतना वियोग की बात इसमें इसलिए कही जा रही है ना क्योंकि पति ही एकमात्र अवलंबन उस समय होता था। वो कमाता था तो महिला की भी इज्जत होती थी, और वो नहीं कमाता था, बेरोजगार रहता था, निखट्टू घर पे अपने माता पिता पे आश्रित होता था, तो महिला को भी उसी के साथ लपेट लिया जाता था और उसे भी प्रताड़ित किया जाता था। तो महिलाओं का अपना अस्तित्व नहीं होता था, ये समस्या थी। कुल मिलाकर पति वियोग की पीड़ा को ये व्यक्त करती। अच्छा, लगनी, ये पहले का समय था, अब तो इसे शौकिया गाया जाता है। अब वैसी समस्या सबके साथ नहीं है, लड़कियों को भी शिक्षित किया जाता है, तो अब वो चीज़ें घट गई हैं, लेकिन पहले ये यथार्थ होता था। अब इसके बाद आप देख रहे हैं लगनी को। तो लगनी जो है ये गीत पूर्णिया, मतलब जिले के तौर पे बताया जा रहा है, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, लहसरा और इसके अलावा ये जगहों का नाम है, समस्तीपुर है, मधुबनी है, इस तरह के जिलों में विवाह के मौके पे गाया जाता है। इसका नाम ये लगनी, लगन के मौके पे गाया जाता है। इसके बाद नंबर आता है नचारी का। तो ये जो लोकगीत है इसमें भगवान शिव की स्तुति की जाती है और तांडव जैसी जो नृत्य शैली है उसको प्रस्तुत किया जाता है। पर्व गीत ये मांगलिक गीत होते हैं। अब इसमें कोई एक गीत नहीं है, ये पूरा झुंड है गीतों का। और पहले के समय में जो थोड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी जिन्हें कि पत्र लेखन भर उनके माता पिता शिक्षा दिलवाते थे, पहले के समय यही था। मतलब महिलाओं को अगर पढ़ा भी दिया गया तो कहते थे कि चिट्ठी चपाती भर पढ़ ले, यानी चिट्ठी लिखकर अपने परिवार वालों को यानी मायके वालों को भेज सके, और मायके से अगर कोई चिट्ठी आती है तो उसको रिसीव कर सके यानी पढ़ सके, इतना उसको साक्षर बना दीजिए। उसके बाद मत पढ़ाइए। उसके बाद यदि कोई पिता हिम्मत करता था अपनी बच्चियों को पढ़ाने की तो लोग कहते थे कि बेटी की कमाई खाएगा। इस तरह की मानसिकता थी, ये पहले का समय था। आपको सुनकर आश्चर्य होता होगा कि ये ऐसा थोड़े ना होता है, लेकिन ये होता था।
अब परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आया है पहले की तुलना में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पर्व गीत जो है इस पे मांगलिक गीत गाए जाते थे और पूरा रजिस्टर गीतों का होता था। जो साक्षर महिलाएं थोड़ी होती थी वो गीतों को उतार लेती थी, सुनकर लिख डालती थी और वो रजिस्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था कि ये तुम्हारी नानी के द्वारा लिखे हुए गीत हैं और ये तुम गाया करो, सीखो इसको। तो ऐसे चलता है। दीना भद्री को आप देखें तो दीना और भद्री ये दो भाई थे, असल में भद्री नाम था इनका, ठीक है। तो दीना और भद्री दो भाई थे, ये काफ़ी वीर थे। तो इनकी जो वीरता की पूरी गाथा है उसका वर्णन किया जाता है। बिजामल, ये विजयमल नाम के राजा की वीरता का वर्णन है। तो ये विरुदावलियाँ थी, जो वीरता के गीत होते हैं ना उसको बिरुदावली कहा जाता है। और सलहेस जो है ये दौना मालिन के प्रेम की कहानी है। मतलब दौना मालिन ने जिस ढंग से अपने प्रेमी सलहेस को मुक्त कराया था उस प्रकरण को इस लोकगीत में दर्शाया गया है। और लोरिकायन है, लोरिका नाम के एक वीर थे, लोरिक नाम के एक वीर थे, तो उनके जीवन प्रसंग का इसमें वर्णन है। गाथा गीत है, इसमें आप देखें सलहेस, लोरिकायन। गाथा गीत का मतलब ये होता है ना किसी व्यक्ति के जीवन शैली को आधार बना के, उसकी पूरी जीवन वृतांत को आधार बना गीत रचे जाते थे। तो उसमें विजयमल है, दीना भद्री है, लोरिकायन, सलहेस, ये सब आते हैं। और संस्कार गीत ये बिहार के हैं, जैसे कि आप देखें सोहर गाया जाता है। लड़के का जब जन्म होता है, लड़की के जन्म पे नहीं गाया जाता है आमतौर पे, मतलब ये लड़के पुरुषवादी मानसिकता का वो है। समदाउन होता है, गौना गीत होता है, बेटी की विदाई पर गाया जाता है। कोहबर में दूल्हा आता है तो उसका आवाभगत किया जाता है, उस पर गीत होता है। खिलौना और बधावा गीत होता है। तो ये सब अलग अलग मौके पे गाए जाने वाले गीत हैं। खासतौर पे पुत्र का जन्म हुआ और विवाह, यही दो चीज़ें। इसके बाद आप बिहार के कुछ मेलों को देख लीजिए। ये तो हमने लोक गीत और जो लोक परंपरा थी उसको देखा, मेले भी उसी का हिस्सा होते हैं। तो सिंहेश्वर थान का मेला है, इसको सिंहेश्वर थान का मेला कहा जाता है। स्थान और थान ये तद्भव तत्सम हो गया। तो कुल मिलाकर ये शिवरात्रि के मौके पर आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष ये वार्षिक होता है। मधेपुरा जिले का जो सिंहेश्वर थान है वहाँ पे ये मेला लगता है। और उसके बाद नंबर आता है मंदार मेला का, जो कि बांका जिला जो है वहाँ पे मंदार पहाड़ी, ये पर्वत का नाम है, वहाँ प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है, यानी यही जनवरी का महीना। मुजफ्फरपुर का मेला ये सुहृद संघ नाम की एक साहित्यिक संस्था है जो कि मुजफ्फरपुर में आयोजित करती है। और जितने भी साहित्य प्रेमी है पूरे देश भर से वो यहाँ पर भाग लेने के लिए आते हैं। पितृपक्ष का मेला ये पितृपक्ष में लगता है। पितृपक्ष नवरात्रि से ठीक पहले का जो समय है, मतलब ये आश्विन महीना होता है। तो कुल मिलाकर हिंदू लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करते हैं। तो पहले का जो समय था ना उसमें एक जैसे सिस्टम या चलन जैसा निकल गया था कि उत्तर प्रदेश विशेष रूप से जो उसका पूर्वांचल वाला हिस्सा है, पूर्वी पार्ट जो कि बिहार से लगा हुआ है, वहाँ पे एक परंपरा जैसी थी कि पहले जाएंगे गंगा सागर दर्शन करेंगे, गंगा सागर तीर्थ करेंगे और उसके बाद जाएंगे इस पितृपक्ष के मेले में, वहाँ पे पिंडदान करेंगे तो उनके पूर्वज जो हैं वो तर जाएंगे। ये एक मान्यता जैसी थी। तो अभी भी कुछ लोग निभाते हैं फिलहाल ये। और उसके बाद जानकी नवमी मेला, तो सीता जी जो है वो मिथिलांचल क्षेत्र की थी, मतलब मिथिला नरेश जनक जी की पुत्री थी। तो ये जानकी नवमी मेला जो है ये सीतामढ़ी में आयोजित किया जाता है और नवमी तिथि सीतामढ़ी कई स्थानों पर है, तो ये बिहार राज्य की बात हो रही है। चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि होती है उस दिन इसका आयोजन होता है। मतलब वो सीता जी का जन्मदिन और समाहित स्थल के तौर पर तमाम चीज़ें देखते हैं। इसके बाद वैशाली मेला को देख रहे हैं आप, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन मतावलंबी धर्मावलंबी यहाँ पे जमा होते हैं, वैशाली में लगता है। और सौराठ मेला जो है ये सौराठ नाम के स्थान पे लगता है। सौराठ कहाँ पे है? मधुबनी में पड़ता है। सोनपुर का पशु मेला ये देश का सबसे बड़ा जानवरों का मेला है। बहुत तरह के जानवर यहाँ इकट्ठे होते हैं, लोग खरीद बिक्री करते हैं। ये कार्तिक महीने में लगता है और हरिहर क्षेत्र का मेला भी इसको कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए पर्यटन स्थलों को, तो बिहार में जो पर्यटन स्थल है उसमें कुंडग्राम सबसे पहले है। 540 ईसा पूर्व में ये वैशाली के पास में महावीर स्वामी का जन्म यहाँ पे होता है, तो ये महावीर स्वामी की जन्मस्थली है। और बिहार शरीफ को आप देख रहे हैं तो ये पाल नरेश धर्मपाल जो कि बंगाल के शासक थे, उन्होंने 8वीं शताब्दी में यहाँ पे ये जो बिहार शरीफ नाम की जगह है यहाँ पे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, शिक्षा का केंद्र। वैशाली की अगर बात करें तो ये महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। मुजफ्फरपुर से ये 37 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और बड़ी बात यह है कि जो दूसरी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में यहीं पर हुआ था। अच्छा, अब नालंदा को आप देखें तो प्राचीन बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने देश के 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। पूरे देश भर में 8 है, उसमें से ये एक है। और राजगीर, जिसे कि राजगृह कहा जाता है, ये मगध साम्राज्य की शुरुआती राजधानी थी, प्राचीन राजधानी। बाद में पाटलिपुत्र आती है, तो इसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं। नालंदा जिले में भी पड़ता है, जिलेवार अगर देखें तो नालंदा में पड़ता है। और इसके बाद देवबरनाक है, ये गया से करीब 20 किलोमीटर दूर है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और प्राचीन सूर्य मंदिर यहाँ पे है, काफ़ी पुराना है, तो उसके लिए ये प्रसिद्ध है। बनगांव को आप देख रहे हैं, सहरसा से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित जो बनगांव है ये कोसी प्रमंडल का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। कोसी प्रमंडल में ये पड़ता है। सासाराम ये 193 किलोमीटर दूर है पटना से, दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। और शेरशाह सूरी का मकबरा अष्टकोणीय मकबरा है जो कि पानी के बीच बना हुआ है, तो वो यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ आप देख रहे हैं सादिकपुर को, तो सादिकपुर पटना में एक मोहल्ले का नाम है। ये बहावी आंदोलन का केंद्र बना हुआ था, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। पादरी की हवेली ये सबसे पुराना चर्च है, और हरमंदर साहब जो है ये गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थल पर बना हुआ है, और ये गुरुद्वारा है, पटना में है। विक्रमशिला को आप देख रहे हैं, ये भागलपुर जिले में पड़ता है। पाल काल में, मतलब पाल वंशीय जो शासक थे उनके समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। पावापुरी जो है ये जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल है। गया ये फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी कौन सी है? फल्गु है, पूछा जा सकता है। और ये धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, इसके महत्व से आप परिचित हैं। बोध गया को आप जानते ही हैं, पीपल का वृक्ष था। ये ध्यान दीजिएगा, बोधि वृक्ष जो है वो पीपल का वृक्ष था, ठीक है, बरगद का नहीं था। तो पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये गया से, बोध गया की बात हो रही है, तो गया से 14 किलोमीटर दक्षिण में था। तो ये सब हमने देखा। अब कुछ धार्मिक पर्यटन स्थलों को भी देख लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ सारणीबद्ध तरीके से वही चीजें हैं। यहाँ एक तरफ जिला दिया हुआ है, दूसरी तरफ मंदिर, देवालय या जो पर्यटन स्थल है उसका नाम दिया है। तो कुल मिलाकर 4 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, 2-2 के पेयर में हम देखना शुरू करेंगे। तो पहले हम इधर वाले को देखते हैं। देखिए, बड़ी पाटन देवी का जो मंदिर है ये पटना में है, और शीतला माता का मंदिर भी पटना में ही है। चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है और ये आपका पटना में है। बिड़ला मंदिर भी पटना में है। अहिरौली जो है ये बक्सर जिले में पड़ता है। और उग्र तारा मंदिर ये महिषी शहर सहरसा वाला जो स्थान है वहाँ पे है। गुप्त धाम रोहतास में है। चौमुखी महादेव का मंदिर वैशाली में है। नेपाली मंदिर हाजीपुर में है, और मंदारगिरी जो है वो भागलपुर में है। राजगीर कहाँ पे है? नालंदा। और इसके बाद आप देख रहे हैं ये राम जानकी मंदिर जो है ये सीतामढ़ी में है। इसकी लोकेशन कहाँ है? सीतामढ़ी में है। सिंहेश्वर थान आपने अभी देखा, मधेपुरा में पड़ता है। और आप देखें विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर गया में है। सीताकुंड आपका मुंगेर में है। और हरिनाथ मंदिर जो है वो सोनपुर में है। इसका नाम क्या है? हरिनाथ मंदिर। अब इधर वाले को देख लेते हैं। तो पत्थर की मस्जिद ये पटना में है। मनेर शरीफ की लोकेशन भी पटना है। गुरुद्वारा गाय घाट जो है ये भी पटना में है। और हांडी साहब जो है ये दानापुर में है। इसकी लोकेशन कहाँ है? दानापुर में। पादरी की हवेली पटना में है। तो हमने देखा पादरी की हवेली जो है वो पटना में है, और विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में पड़ता है। विश्व शांति स्तूप की लोकेशन कहाँ पे है? राजगीर में है। गृद्धकूट पर्वत ये आपका राजगीर में है। और सप्तपर्णी गुफा आप कई बार पढ़ते हैं इतिहास में, तो ये भी राजगीर में है। इसकी भी लोकेशन कहाँ है? राजगीर में। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे स्थान एक जिले में आपको दिखाई दे रहे हैं, पटना में कई सारे हैं, राजगीर में कई सारे हैं, तो उनको आप एक जगह लिखकर याद कर सकते हैं। इसके बाद सप्तपर्णी गुफा के नीचे आप जीवक आम्रवन को देख रहे हैं जो कि राजगीर में है। और वेणुवन विहार को आप देखें, ये भी राजगीर में है। राजगीर में ही ये लोकेशन आपका नालंदा दिया हुआ है। और पावापुरी जो है ये भी नालंदा। चंपानाथ नगर वाला जो इलाका है वो भागलपुर में पड़ता है। ये जिलेवार आप देख रहे हैं। गुनावाजी नवादा में है। और कुंडग्राम जो है ये वैशाली में है। कमलदह जैन मंदिर ये आपका पटना में है। तो ये सारणी हमने देखी। अब आगे बिहार के जिले और कहाँ से वो अपना बॉर्डर साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, वो हम देख रहे हैं। तो हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशावार तो देख लिया था कि कौन से प्रदेश से बिहार के बॉर्डर लगते हैं, लेकिन जिलेवार हमने नहीं देखा था। तो जिलेवार यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेपाल के साथ यानी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से। तो किशनगंज है, अररिया है, सुपौल है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण है और पश्चिमी चंपारण है, जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। और 8 जिले जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। ये 8 जिले कौन कौन से हैं? तो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं यूपी के साथ 8। और 8 जो है वो झारखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। झारखंड तो इसी का टुकड़ा था, बाद में अलग हो गया। तो भागलपुर जो है वो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांका भी करता है, जमुई भी करता है, नवादा, गया, औरंगाबाद, गया भी करता है, ध्यान दीजिएगा। रोहतास और कटिहार ये सब जो है ये झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये आपने जिलों को देखा कि ये कौन से प्रदेशों के साथ या किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा कर। अब उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले 8 जिलों को आपने देखा, झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले 8 को देखा, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 साझा कर रहे थे। तो ये संख्या भी पूछी जा सकती है, नाम भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बिहार में वन्य जीव अभयारण्यों को देख लेते हैं। तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो वनों के प्रकार हैं वो कैसे हैं? आर्द्र पर्णपाती हैं। और विशेष रूप से अगर हम किशनगंज जिले को देखें तो उसका जो उत्तर पूर्वी भाग है वो हिमालय की तराई में पड़ता है। तो तराई वाला स्थान कैसा होता है? दलदल वाला होता है। सोमेश्वर की पहाड़ियां भी आसपास हैं। तो ये अनुकूल दशाएं हैं जहाँ पे इस प्रकार के वन उगते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शुष्कता वहाँ ज़्यादा होती है, सूखापन कैमूर में, कैमूर की पहाड़ी, छोटा नागपुर का जो उत्तरी ढलान है, छिटपुट पहाड़ियों पर ये प्राप्त होते हैं। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर और दून की पर्वत श्रेणियों की ढालों पर, पूर्णिया और अररिया जिले के जो उत्तरी तराई क्षेत्र हैं वहाँ पे उत्तरी उप हिमालयी तराई वन पाए जाते हैं। तो ये भी एक डाटा है। अब आगे चलते हैं, बिहार के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार को देख लेते हैं। तो यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी विहार दोनों दिया हुआ है, जिले का नाम दिया है। जैसे कि आप भीमबाध को देख रहे हैं, तो भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में पड़ता है। और आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, ये गंगा नदी में डॉल्फिन को संरक्षित करने का तरीका है।
तो गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भागलपुर में है। वाल्मीकि नगर उद्यान, ये नगर राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है बिहार राज्य का। ये पड़ता कहाँ पे है? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है। और परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये अररिया में है। बिहार सरकार ने डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अच्छे खासे प्रयत्न किए हैं, उनमें से ये कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं। और कांवर लेक ये आप देख रहे हैं, पक्षी विहार ये बेगूसराय में कांवर झील में है। नागी पक्षी विहार जमुई में है। और बक्सर में बक्सर पक्षी विहार है। गोगा बील आपका कटिहार में है, ये पूछा जाता है। और कुशेश्वर पक्षी विहार ये दरभंगा जिले का जो कुशेश्वर नाम का स्थान है वहाँ पे है। नकटी पक्षी विहार जो है ये जमुई में पड़ता है। और ये उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को आप देख रहे हैं, ये आपका पश्चिमी चंपारण में। इसके बाद आप देखें बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी अभ्यारण्य ये वैशाली में है। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कैमूर में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में पड़ता है। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजगीर में है। और पंत वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजगीर में पड़ता है, नालंदा वाला क्षेत्र। तो ये सब हम देख रहे थे। लोकेशन पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय इत्यादि यहाँ पर तालिकाबद्ध तरीके से दिए हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर संस्थान का नाम दिया है, स्थापना वर्ष दिया है, वैसे ही यहाँ संस्थान का नाम और इधर स्थापना वर्ष। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी ये पटना में है, 1915 में स्थापित हुई थी। और भारतीय नृत्य कला मंदिर ये पटना में है, 1950 में स्थापित हुआ था। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में, और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी पटना में है, 1955 का है। मैथिली साहित्य परिषद ये 1939 की है। और प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, मतलब जैनिज्म से संबंधित जो लिटरेचर है उस पर रिसर्च के लिए शोध संस्थान वैशाली में है, 1955 का ये स्थापित हुआ था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ये पटना में है। लोकेशन कहाँ है? पटना में है। स्थापना हुई थी 1950 में। कला भवन आपका पूर्णिया में है और 1955 का है। बिहार उर्दू अकेडमी जो है ये 1975 की है। और मिथिला संस्कृत विद्यापीठ ये दरभंगा का है। ठीक है, दरभंगा में ये स्थापित हुआ था 1951 की बात। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सभी जो है वो काफ़ी पुराने हैं। ये संस्थान और स्थापना वर्ष को आपने देखा, साथ में कुछ जगह पे लोकेशन दी है जो कि पूछी जा सकती है। अब इसके बाद चिकित्सा महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की तालिका को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं पटना, यहाँ एक क्रम से देखिएगा, ये जो तालिका बनी है इसमें कॉलम है, ये स्तंभ आप देख रहे हैं ना, ये पहला है, इसके बाद यहाँ स्थापना वर्ष है, फिर ऐसे ही नाम दिया है उधर स्थापना वर्ष। तो पटना विश्वविद्यालय ये पटना का है, 1917 का स्थापित हुआ है, काफ़ी पुराना है। पटना मेडिकल कॉलेज भी जो है वो पटना में ही है, तो ये नाम से आपको क्लियर हो रहा है, जगह 1925 का है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ये लहेरिया सराय जो है दरभंगा का, वहाँ पे है, 1947 देश की आज़ादी के समय का है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ये 1960 का है। और आप देख रहे हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ये दरभंगा का है, 1961 का है। मगध विश्वविद्यालय ये बोधगया में है, 1962 का ये है। और AN मगध मेडिकल कॉलेज जो है ये गया का है, ये 1969 का है। और नालंदा मेडिकल कॉलेज कंकड़बाग वाला पटना में है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये 1969 का है, ये हम देख रहे हैं, और इसकी लोकेशन है पटना। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ये भागलपुर का है, स्थान भी देखते चलिएगा, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है ये भागलपुर का है और 1971 का है। दोस्तों, आपकी परीक्षा से ठीक पहले ये बहुत सारे जो तथ्य आपको वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य आपको नई जानकारियाँ परोसना नहीं है और न नए सिरे से पढ़ाना है। ये जो थोड़ा सा समय बचता है ना, 10-15 दिन का या 12 दिन का समय, इसमें आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो रिवीजन के उद्देश्य से दिया जा रहा है कि जितना कुछ आपने पूरे साल भर में पढ़ा है उसको आप एक छोटे से समय अंतराल में दोहरा लें। तो बिहार से संबंधित सारी जानकारियों को एक वीडियो में, मतलब एक पापा वीडियो में पूरा मर्ज करके आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि आप रिवीजन इससे कर लीजिए। तो अब आगे चलते हैं और इधर वाले कॉलम को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं SK मेडिकल कॉलेज ये मुजफ्फरपुर का है, 1971 का है। और पटना डेंटल कॉलेज जो है ये पटना का है, 1980 का। बुद्ध डेंटल कॉलेज ये कंकड़बाग पटना का है, लोकेशन इसकी दी है, 1985 का है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये दूरस्थ शिक्षा का माध्यम है, तो आप जानते हैं। तो पटना में इसकी लोकेशन है, 1987 का ये है। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय ये छपरा का है, ये 1992 का है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये पटना का है और ये 2007 का है। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज ये मधेपुरा का है और ये सन 2000 का है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ये मोतिहारी जिले में पड़ता है, 2013 का है, ये स्थापित हुआ था। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को तो बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वंस कर दिया गया था। उस व्यक्ति ने यहाँ स्थित ग्रंथों और शिक्षा का जरा भी मूल्य नहीं समझा, उसे बर्बाद कर दिया। बाद में ये गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा का 2013 में, इसे हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ संग्रहालयों को देख लेते हैं। तो संग्रहालय और स्थापना वर्ष दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पटना संग्रहालय है, 1917 का है। और गांधी संग्रहालय ये पटना में ही है, पटना वाला तो पटना में होगा ही, वो कन्फर्म है। गांधी संग्रहालय भी पटना में है और ये 1967 का है। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा का ये 1917 का है और गया संग्रहालय गया में है, 1970 का है। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली का ये 1945 का है और नवादा संग्रहालय जो कि नवादा में ही है, 1974 का है।
पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया का ये 1956 का है और महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में है, ये 1979 का है। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना का है और ये 1963 का है। बिहार म्यूजियम ये पटना में है, 2015 का है। इसे हमने एक क्रम से देखा। अब इसके बाद पुस्तकालयों को भी देख लेते हैं। तो पुस्तकालयों में आप देखें, गोपाल नारायण पुस्तकालय ये पटना में है और 1912 में स्थापित हुआ था। सिन्हा लाइब्रेरी जो है ये पटना की है और ये 1924 में स्थापित हुई थी। इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1924। श्री शारदा सदन पुस्तकालय ये लालगंज मतलब वैशाली में इसकी लोकेशन है। 1914 का ये है, 1914 में इसको स्थापित किया गया था। और खुदा बख्श लाइब्रेरी द पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इसको कहा जाता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये पटना में ही है। और खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पे, ये पूछा जा सकता है। 1938 में स्थापित हुई थी। गेट पब्लिक लाइब्रेरी ये पटना की है और 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। पब्लिक लाइब्रेरी जो पूर्णिया की है वो 1952 की है। और प्रभावती महिला पुस्तकालय ये पटना का है, ये 1973 का है। बिहार शरीफ नालंदा वाला जो सोहन सराय वाला है ये हिंदी पुस्तकालय है, ये 1924 का है। इसका जो स्थापना का समय है वो 1924 है। अब नीचे जो आप देख रहे हैं ये प्रथम व्यक्ति हैं, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पहले नंबर पर रहे व्यक्ति हैं, इनको देखते हैं। तो पहले राजनीति से ये शुरू किया गया। देखिए आप, राज्यपाल बिहार के पहले राज्यपाल बने थे और उनका नाम था जयराम दास दौलत राम। और पहले मुख्यमंत्री बिहार के थे श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद आप देखिए, राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के पहले व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद जी। और बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। और बिहार के सबसे कम कालावधि वाले यानी सबसे कम समय तक रहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो सतीश प्रसाद सिंह थे। बिहार के पहले निर्दल मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। और सबसे ज़्यादा कालावधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। यहाँ आप नाम ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष ये राम दयालु सिंह थे। और बिहार विधानसभा परिषद के, माफ कीजिएगा, विधान परिषद के, यहाँ आप देख रहे हैं बिहार विधान परिषद के पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था राजीव रंजन प्रसाद सिंह। और बिहार विधान परिषद की पहली महिला सभापति थी राजेश्वरी देवी। इसके बाद बिहार राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्षा थी मंजू प्रकाश, जो बिहार राज्य का महिला आयोग है उसकी अध्यक्षा। और आज़ादी के बाद पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल, ये पूरा इनका नाम यहाँ तक दिया है। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी सुश्री रेखा मनहरलाल। तो ये हमने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को देखा। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले बिहारी जो थे वो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। जबकि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला बिहारी कौन था? ये रणधीर वर्मा थे। मरणोपरांत इनको अशोक चक्र दिया जाता है वीरता के लिए। बिहार की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट जो है ये भावना कंठ है। ये भावना कंठ जो है ये बिहार की रहने वाली है, ध्यान दीजिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि। बॉलीवुड में बिहार की पहली महिला निर्देशक जो है वो गीतांजलि सिन्हा है। और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला अधिकारी निरूपमा पांडे, स्क्वाड्रन लीडर। इसके बाद थल सेना में पहली बिहारी महिला अधिकारी हैं यूथिका, कैप्टन यूथिका। जबकि कोठिया जिला समस्तीपुर ये जैविक ग्राम बना है बिहार राज्य का पहला। जबकि खगोलीय वेधशाला की अगर बात करें वो भी प्रथम ही है, यहाँ सब कुछ प्रथम ही है। तो खगोलीय वेधशाला की लोकेशन है इंदिरा गांधी तारामंडल और ये है पटना में। पहला नृत्य भवन ये भारतीय नृत्य कला मंदिर है जो कि पटना का है। और मोइनुल हक स्टेडियम पटना का ये पहला स्टेडियम था बिहार का। ठीक, तो ये हमने देखा। अब इतिहास से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को हम यहाँ पर थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। विस्तार का मतलब ये है कि परीक्षा उपयोगी जानकारियों को यहाँ पैराग्राफ में बांट दिया गया है। तो आप प्राचीन काल से शुरू करें। प्राचीन काल से जब हम शुरुआत करते हैं तो राज्य की स्थापना का जो मूल आधार है, जड़ है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमें कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिली। तो बिहार ये तो राज्य का नाम हो गया। अगर हम ब की जगह पे व कर दें अर्थात विहार, तो विहार शब्द का मतलब होता है बौद्ध मठ। और ये कैसे होते थे? तो विहार जो है ये एक टेम्पररी बौद्ध मठ हुआ करते थे। मतलब गौतम बुद्ध ये भ्रमण के शौकीन थे, भ्रमण करना ही इनका काम था। और ये भ्रमण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर उपदेश दिया करते थे, अपना धर्म प्रचार करते थे। तो ये शारीरिक रूप से काफ़ी सक्षम थे। एक युवा राजकुमार अपने घर से निकलता है, प्रस्थान करता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद ये धर्म प्रचार के उद्देश्य से निकल पड़ते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं। तो शारीरिक रूप से सामर्थ्यवान होने की वजह से ये एक दिन में कई किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर की यात्रा ऐसे ही कर लेते थे, अपने साथ पूरा जत्था लेकर चलते थे। लेकिन जब बरसात का मौसम आता था तो रास्ते अवरुद्ध हो जाते थे, नदियाँ अपनी चरम सीमा उफान पे होती थी, तो चलना मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे में 4 महीने जो चौमासा बरसात का होता है उसमें ये पड़ाव डाल देते थे जहाँ रहते थे। और वहाँ पर अगर कोई धनी राजा या श्रेष्ठी हुआ यानी सेठ हुआ तो इनके लिए एक टेम्पररी आवास बनवा देता था जिसको कि विहार कहा जाता था। 4 महीने वर्षा के बिताने के बाद यहाँ से बौद्ध भिक्षु और गौतम बुद्ध रवाना हो जाते थे। तो ये विहार शब्द है, बौद्ध मठ नहीं होता। बौद्ध मठ जो है वो एक स्थायी स्थान है जहाँ पे पूरा बौद्ध भिक्षुओं का संघ निवास करता है, तो वो स्थिर होता है। तो ये सब हमने देखा। और इसके बाद मध्य पाषाण युग के जो अवशेष हैं ये हमें प्राप्त हुए थे मुंगेर जिले से। जबकि उत्तरी बिहार में हम देखें चिरांद जो कि सारण जिले में पड़ता है, ये जगह आप देखिए।
और चेचर जो कि वैशाली जिले में पड़ता है, यहाँ से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण युग के जो औजार हैं ये मुंगेर के भीमबांध से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है ये पूछा जा सकता है कि नवपाषाण युगीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नीचे 4 विकल्प आपको दे दिया। इसके बाद यहाँ आप देखें अंग का राज्य, ये अंग महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं उसमें से एक, ये वर्तमान में अगर देखें तो मुंगेर और भागलपुर जिलों में फैला हुआ दिखाई हमें देता है। मतलब 2 जिले इसमें कवर होते हैं। बहुत बड़ा ये महाजनपद नहीं था और बहुत सामर्थ्यवान राज्य भी नहीं था। अंग को हम लोग महारथी कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण यहाँ का राजा था। करद राज्य ये था हस्तिनापुर का, मतलब हस्तिनापुर को ये कर दिया करता था। अब इसके बाद आप देखें ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट और व्रात्र जैसे जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। ऋग्वेद में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं बिहार क्षेत्र के लिए वो है कीकट और व्रात्र। वायु पुराण में असुरों का राज्य यहाँ पे होने की चर्चा की गई है। महात्मा गौतम बुद्ध के समय में उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय होता है, जैसे कि कौशल। अब ऐसा नहीं है कि राजतंत्र उस समय बने, लेकिन उस समय इनकी शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। तो कौशल, वत्स, अवंती और मगध इनका वर्चस्व हुआ करता था और उसमें भी मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। अथर्ववेद में मगध का सबसे पहले उल्लेख दिखाई देता है। अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से मगध का पहली बार उल्लेख दिखाई देता है। और पहला मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। नहीं तो 4वीं शताब्दी का जो समय था वहां तक तो काशी महाजनपद अपनी उच्च सीमा पर था, मतलब उसकी शक्ति अपनी सबसे ऊपर वाली बिंदु पर थी, एक्सट्रीम कंडीशन। लेकिन बाद में मगध शक्तिशाली होता जाता है। बृहद्रथ वंश के शासन से ही इसकी ताकत बढ़ने लगती है और उसके बाद हर्यक डायनेस्टी के समय में ये प्रभुत्व स्थापित कर लेता है और बढ़ता जाता है। अब आप देखें कि जो मगध पर राज्य करने वाले राजवंश हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो प्रारंभिक जो प्रथम राजधानी है वो गिरिवज्र थी, यानी राजगृह। और पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन को कहा जाता है। असल में ये सैनिक छावनी हुआ करती थी अजातशत्रु के समय में। गंगा और सोन नदियों का संगम था, वहां पे एक छावनी स्थापित की गई और ये कैंटोनमेंट एरिया बाद में अच्छा लगा, मतलब एक केंद्रीकृत बिंदु के तौर पे दिखाई दिया। तो इसे उदयन ने राजधानी के रूप में परिवर्तित कर दिया। और उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर जब शिशुनागों का शासन होता है तो ये भी आगे इस परंपरा को बढ़ाते हैं। हालांकि बीच में आप देखते हैं कि राजधानी परिवर्तन होता है, लेकिन फिर पाटलिपुत्र लंबे समय तक राजधानी रहती है। और मगध सम्राट महापद्मनंद जो है ये स्वयं को एकराट कहते हैं। ठीक, और भी बहुत सारी इनकी उपाधियां होती हैं। नंदवंश के बाद, अब नंदवंश के बाद धनानंद सबसे अंतिम शासक था नंदवंश का। उसका पतन करके चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर आसीन होते हैं। तो मौर्य वंश यहाँ से शुरू होता है। और मगध शासक धनानंद सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का आक्रमण होता है, आपने वो कहानी सुनी होगी, जब सिकंदर पश्चिमोत्तर वाला हिस्सा जो है वहां से भारत पर खैबर दर्रे से होता हुआ अंदर प्रवेश करता है। और उसके बाद छोटे छोटे जो किनारे वाले राजा हैं उनसे इनका मुकाबला होता है। और अंत में महाराजा पुरुषोत्तम की जो सेना है वो सिकंदर से भिड़ जाती है। जो हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध आप देखते हैं, झेलम के किनारे होता है। झेलम और व्यास के बीच में लड़ा जाता है और वहीं पर इसकी शक्ति इतनी घट जाती है, मतलब सिकंदर इतना ज़्यादा थक गया रहता है। लोग कहते हैं कि सिकंदर जीता था और पुरु हार गए थे। अब ये इतिहास यूनानियों का लिखा हुआ है तो भरोसा कौन करे, लेकिन पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर वहाँ जो भी युद्ध का परिणाम रहा हो, लेकिन वहाँ से सिकंदर की सेना की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है और उन्हें ये सूचना मिलती है कि धनानंद की एलिफेंट आर्मी जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है मगध में, और जाओ तो पता लगेगा कुचल देंगे हाथी। तो हाथियों की इस भयंकर सेना और धनानंद के पराक्रम से ये भयभीत होकर आगे बढ़ते ही नहीं है। व्यास नदी पार करने से इसकी सेना मना कर देती है। तो ये सारी कहानी है। कुल मिलाकर नंदवंश के समय में मगध की सीमा रेखा और उसकी शक्ति थी वो काफ़ी प्रचंड हुआ करती थी, इसीलिए दुश्मन इससे डरते थे। तो धनानंद को हालांकि इतिहास में बहुत ज़्यादा श्रेय नहीं दिया गया है। इसे लालची और आलसी शासक की उपमा दी गई है कि ये राज्य की परवाह नहीं करता था, प्रजा की परवाह नहीं करता था, कर वसूलने में रुचि रखता था। वो बातें ठीक हैं, लेकिन इसके पास सामर्थ्य था। अब ये सत्य है कि ये उसका उपयोग नहीं करता था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये मौर्य वंश जो है ये नंदवंश के बाद वाला है और चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी शुरुआत होती है। ये भी हमने देखा कि धनानंद जो है ये सिकंदर का समकालीन था और इसी की आर्मी से डरकर सिकंदर की सेना जो है वो व्यास नदी को पार ही नहीं करती और लौटना पड़ता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी का भरपूर इस्तेमाल करते थे, आसपास के जंगल काट के लकड़ी से महल बनाते थे और वो भी स्थायी नहीं होता था। ऐसा नहीं कि एक बनवा लिया तो उसमें रहेंगे। जब मन उब जाता था या वो भवन जरा कमजोर दिखाई देता था तो उसकी रिपेयरिंग कराने की बजाय नया बनवा लेते थे। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला और तक्षशिला के ही आचार्य थे चाणक्य। वहाँ पे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी और वहाँ पर अध्यापक रहे थे। और वो सीमावर्ती हिस्सा है तक्षशिला, मानचित्र पर इसकी अवस्थिति देख सकते हैं। तो इन्हें यह आभास हो गया था कि बाहरी हमले भारत पर कभी भी हो सकते हैं। सिकंदर का हमला इसमें शुरुआत थी, तो ये बाद में भी हो सकता है और काफ़ी बड़ी मात्रा में हो सकता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधा जाए। और मगध की ही ताकत से डरकर सिकंदर की सेना जो है वो आगे नहीं बढ़ी थी। पुरुषोत्तम ने उसे कमजोर जरूर कर दिया था, लेकिन आगे मगध की शक्ति का परिचय उन्हें मिल गया था, इसलिए वो आने की हिम्मत नहीं की है। तो अगर मगध को और शक्तिशाली बना दिया जाए तो निश्चित तौर पे भारत जो है वो संगठित हो जाएगा और फिर बाहर से कोई हमला नहीं करेगा। तो यही प्रस्ताव लेकर ये धनानंद के पास जाते हैं और धनानंद इनका अपमान करता है। तब ये संकल्प लेते हैं कि किसी ऐसे को ले आएंगे जो कि इस मगध की गद्दी को अच्छे ढंग से संभाल सके और देश को एक सूत्र में बांध सके।
और वो चंद्रगुप्त की खोज करते हैं। तो ये कहानी है। फिलहाल आप देखें, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला हुआ करता था, ज्ञान का केंद्र था, और पाटलिपुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। तो ये सारी कहानियां हैं, मतलब ऐतिहासिक कहानियां हैं, जिन्हें कि आप जगह जगह साक्ष्यों में भी प्राप्त करते हैं और ऐसे भी एक दूसरे के मुंह से भी सुनते हैं। अब नालंदा से कुछ मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं, ठीक, मुद्रा पर लिखी हुई, उत्कीर्ण की हुई अक्षर। तो अवंतीवर्मन को मगधाधिराज, माफ कीजिए, अवंतीवर्मन नाम के जो राजा थे उनको महाराजाधिराज की उपाधि दी गई, और महेश ठाकुर ने दरभंगा राजवंश की स्थापना की थी। ऐसी कुछ जो बातें हैं वो हमें देखने के लिए मिलती है। ये बाद के राजवंशों का वर्णन है। इसके बाद सुचंद्र वर्मन की बात करें तो मगध में अपना स्वतंत्र राज्य इन्होंने कायम किया था, और गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना होती है। ये गुप्तों के समय में होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसका संस्थापक कुमार गुप्त था। गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार के गौरव का एक बार फिर से पुनरुद्धार होता है। मौर्यों के समय ये अपने शिखर पे पहुंच जाता है। मगध जो है ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और बाद में होता ही है कि जब मौर्यों का पतन होता है, मौर्यों के जो उत्तरवर्ती शासक थे वो उतने मजबूत नहीं रह जाते हैं। अशोक के बाद से ही सामर्थ्य कम होने लगता है, और उसके पीछे कारण था कि अशोक ने बुद्धिज्म को जब से अडॉप्ट किया तब से वो दार्शनिक बन जाते हैं या धर्म प्रचारक बन जाते हैं। जो राजा वाला काम उनका था वो ढीला हो जाता है। फिर भी अशोक के जीवित रहते, यानी उसके जीवन काल में ये चीज़ें संभली रहती हैं। बाद वाले उत्तराधिकारी जो है वो धर्म प्रचारक ही बने रहते हैं, अयोग्य सिद्ध हो जाते हैं। तो जो छोटी छोटी शक्तियां हैं वो अपना सिर उठाने लगती हैं। स्थापत्य कला की अगर बात की जाए तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियों में बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के जो अवशेष हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मध्यकाल में चले आते हैं। ये तो हमने प्राचीन भारत की बात की, प्राचीन बिहार की बात की। मध्यकाल की अगर बात करें तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल से हम शुरू करते हैं, क्योंकि पीछे की बात है। तो पाल, ये जो समय था गोपाल का, गोपाल ने पाल वंश की नींव रखी थी। तो उस समय पाल वंश का साम्राज्य बिहार के पूरे क्षेत्र में फैला था, मतलब बंगाल का पूरा इलाका ये हुआ करता था। और गोपाल ने ओदंतपुरी जो महाविहार था, मतलब उसके अंतर्गत बिहार शरीफ में एक जो मठ है और विश्वविद्यालय है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वहाँ पे विश्वविद्यालय या शिक्षा का केंद्र, साथ में मठ भी हुआ करता था जो कि पूजा पाठ और उपासना का केंद्र हुआ करता था। तो दोनों की स्थापना की, दोनों का निर्माण करवाया। मतलब ये है कि बौद्ध धर्म में इनकी स्पष्ट आस्था थी। और पाल शासक धर्मपाल जो है ये भागलपुर जिले में जो विक्रमशिला है वहाँ पे महाविहार और विश्वविद्यालय बनवाते हैं। 200 गाँव नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए दान करते हैं। मतलब उन गाँवों से जो भी राजस्व प्राप्त हो उससे इस महाविहार को पोषित किया जाए, ये कहने का मतलब। तो ये सारी चीज़ें पाल वंश के शासकों के द्वारा की जाती हैं। देवपाल जो है ये भी गांव अनुदान में देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नालंदा में एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव जो है ये अनुदान में दे देते हैं। प्रतिहारों के समय में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में आप पढ़ते हैं तो इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासन में अधिकार कर लिया था। और 12वीं शताब्दी का जो अंत था वहां तक बिहार में तुर्कों के आक्रमण शुरू हो गए थे। बाहरी सीमाएं टूटने लगी, केंद्रीकृत सत्ता भंग होने लगी, तो बाहर से जो लालची आक्रमणकारी थे वो एक एक करके भारत में प्रवेश करने लगते हैं। और उसके बाद जो भीतर के हिस्से हैं उन्हें भी आक्रांत करने लगते हैं, हमारी संस्कृति को कुचलना शुरू करते हैं। तो वो काम शुरू हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे तुरुष्क दंड नाम के एक टैक्स के बारे में। ये कर है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। और ये गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के द्वारा मुंगेर ताम्रपत्र जो उत्कीर्ण करवाया गया था, ताम्रपत्र लेख, उस पर दिखाई देता है। मतलब ये सूचना हमें वहाँ से प्राप्त होती है। और इसमें तुरुष्क दंड का मतलब क्या था? तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए ये एक तरह का राजस्व था जो कि जनता से वसूला जाता था। और बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है वो बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। इतना लंबा नाम आप अगर न भी याद कर सकें तो बख्तियार खिलजी याद कर सकते हैं। ये कुतुबुद्दीन की सेना का कमांडर था और ये बिहार में उसके नेतृत्व में सेना लेकर जाता है और वहाँ चीज़ों को तबाह करता है और वहाँ पर अपनी नींव डालता है, अपने राजवंश की नींव डालता है। तो ये चीज़ें हमने देखी। इसके बाद बिहार में बहुत सारे आक्रमण होते हैं, जैसे फिरोज शाह का हमला होता है, सिकंदर लोदी हमला करता है, बलबन का भी हमला होता है, इल्तुतमिश भी यहाँ पर धावा बोलता है, गयासुद्दीन तुगलक के समय में हमले होते हैं। तो ये सब होते रहते हैं। तो ये शुरुआत होती है बख्तियार खिलजी से और उसके बाद ये क्रम आगे चलता रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि शुरुआत में किस प्रकार से निर्माण की कोशिशें की जाती हैं, बिहार का सृजन होता है, यहाँ संस्कृति की नींव रखी जाती है और बाद में इसका बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा पतन किया जाता है। अब आधुनिक समय की ओर चलते हैं। तो आधुनिक समय में शुरुआत करते हैं बंगाल के नवाबों से। तो मीर कासिम जो बंगाल का नवाब बना था तो मुंगेर को ये अपनी राजधानी बनाता है। ये मुर्शिदाबाद और मुंगेर वाला जो क्रम था ना, ये जो राजधानी का मूल बिंदु हुआ करता था वहाँ पे अपनी राजधानी को नहीं रखता है। इसके पीछे रीज़न ये था कि प्लासी का युद्ध होता है और उस समय आप देखते हैं कि मीर जाफर के सहयोग से अंग्रेज जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाता है, मारा जाता है। तो वहाँ से फिर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है बंगाल के एक बड़े क्षेत्र पर जो कि नवाबों का हुआ करता था, वहाँ पे अंग्रेज हावी हो जाते हैं। तो मीर कासिम ये नहीं चाहता था कि उसके सैन्य अभियानों और उसकी जो गुपचुप तैयारियां थी, मतलब वो खुद अपनी सेना बना रहा था, अपनी शक्ति इकट्ठी कर रहा था, उसकी सूचना अंग्रेजों को मिले। तो इसके लिए वो मुंगेर वाले हिस्से को अपनी राजधानी बनाकर वहां पर बाकायदा अंग्रेजों के ही पैटर्न में सैन्य अभ्यास शुरू करवाता है। उसकी महत्वाकांक्षा खुद राज्य करने की थी।
तो ये सारी चीज़ें हैं। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है और रॉबर्ट क्लाइव ने शिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया था। तो शिताब राय यहाँ के नायब दीवान थे, अंग्रेज़ों के द्वारा ये बनवाए गए थे। गोलघर का निर्माण ये किसके समय में होता है, तो वो आपको दिया हुआ है, ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होता है। और 1830 के दशक में पटना नगर जो था ये वहाबी आंदोलन का केंद्र हुआ करता था, तो वो हमने शुरुआत में तालिका में देखा था। अच्छा, अब यहाँ एक और बात है कि 1857 की जब क्रांति होती है तो बिहार में भी क्रांतिकारी थे, पूरे देश में फैली हुई थी ये क्रांति की आग। लेकिन यहाँ अगर बिहार में हम देखें तो जगदीशपुर वाला ये पूरा इलाका एक जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह, उनके नेतृत्व में इस विद्रोह में भाग ले रहा था। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। ये फुटकर जानकारियां हैं जो कि एक साथ चिपकाई गई। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और बिहार अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया जाता है। ये सारी अलग अलग जानकारियां हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक एक अलग सूचना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी सूचना है। बिहार का उड़ीसा से जो सेपरेशन होता है वो होता है 1936 में। 1912 में ये प्रांत के तौर पर काम करना शुरू करता है और उसके बाद 1936 में उड़ीसा इससे अलग हो जाता है और भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो है इसका गठन होता है 1936। तो यहाँ आपको तारीखें पता होनी चाहिए। अच्छा, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी समाचार पत्र का नाम है, इसके संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। और चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता जो थे वो महात्मा गांधी थे। क्षेत्रीय नेताओं की बात यहाँ पर नहीं की गई। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया तो उस समय जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज को छोड़ दिया, यानी अपनी पढ़ाई छोड़ी और परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे। अगर वो डिग्री हासिल कर लेते तो बढ़िया पोस्ट उन्हें उस समय मिल जाती, अंग्रेजों के मातहत बन के वो काम करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब गांधी जी का आह्वान होता है कि सब लोग इसमें योगदान दें तो अपनी पढ़ाई छोड़कर कूद पड़ते। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास थे। और आप देखते हैं 1930 का जो समय था उस समय विद्यापति के द्वारा जो कीर्ति लता रचित की गई थी उसमें भी बिहार का अच्छा खासा वर्णन, मतलब जो उस समय की सामरिक स्थितियां थी उनका पता लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और असहयोग आंदोलन के समय पढ़ाई छोड़ने वाले जयप्रकाश नारायण अकेले नहीं थे, ऐसे बहुत सारे नौजवान थे जो कि गांधी जी के आह्वान से उत्साहित होकर अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और यही कारण था कि जब इसको गांधी जी रद्द करते हैं, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा करते हैं चौरी चौरा के बाद, तो इनका आक्रोश भड़क उठता है। ये जो नौजवान थे ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि सब कुछ झोंक कर हम इसमें कूद पड़े और अब आप ही पीछे हट रहे हैं। तो ये गांधी जी के ओर से लोगों के रुष्ट होने की वजह थी। इसके बाद क्रांतिकारी विचारधारा का नया उदय हो जाता है, क्रांतिकारियों की शुरुआत होती है, तो वो सारी चीजें आगे बढ़ती। अब बिहार राज्य के क्रांतिकारियों को देखते हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिए। बहुत से उसमें से शहीद हो गए और बहुत से जीवित रहे जो कि अपनी कीर्ति को प्राप्त किए। तो पहले आप देखिए सियाराम सिंह को, ये क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिए थे और बिहार में ये क्रांतिकारी आंदोलन के एक तरह से प्रणेता कहे जाते हैं। इसके बाद अंबिकाकांत सिंह और जगदीश नारायण को आप देखें तो युवक नाम की एक मासिक पत्रिका का ये प्रकाशन शुरू करते हैं जिसमें कि काफ़ी उत्तेजक लेख छापे जाते हैं और ये पटना से शुरुआत होती है इसकी, मतलब इन दोनों जने के सहयोग से। चंद्रमा सिंह को आप देखें, यहाँ पे है चंद्रमा सिंह। इन्होंने लाहौर और पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फणेंद्र नाथ की हत्या कर दी थी। मतलब लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था और पटना कांड हुआ था तो उस समय मुखबिर बन गया था, यानी अंग्रेजों को जाकर क्रांतिकारियों का भेद देना और उनके खिलाफ गवाही देने का काम ये फणेंद्र नाथ ने किया था। और चंद्रमा सिंह ने क्या किया, इसे मार डाला। तो ये चीज़। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को तो आप जानते ही हैं, ये 1908 में मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश करते हैं, लेकिन होता यह है कि कैनेडी की पत्नी और बच्चे मारे जाते हैं। ये उसमें हो जाता है, मतलब धोखा हो जाता है, गलत गाड़ी जो है वो निशाना बन जाती है। उसके बाद ये दोनों जने दो दिशाओं में भाग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाला ठाकुर दास को, ये सभी बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में से गिने जाते हैं। कार्यानंद शर्मा जो है ये नेतृत्व करते हैं 1935 में मुंगेर से बकाश्त भूमि की वापसी के लिए इनका आंदोलन चलता है। और जो बढ़िया ताल का आंदोलन है उसमें भी ये लीडर रहते हैं। तो बड़े बड़े आंदोलन के सौजन्य से चलते हैं। आगे देखते हैं क्रांतिकारियों को। तो क्रांतिकारी यहाँ पर समाप्त होते हैं, हालांकि सिर्फ इतने ही नहीं थे। देखिए, जब भारत को आज़ाद कराया गया, आज़ादी का एक लंबा दौर चलता है, आज़ादी को प्राप्त करने का एक लंबा दौर चलता है, तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। ऐसा नहीं है कि जिन नामों को हम इतिहास में पढ़ते हैं सिर्फ उतने ही थे। बहुत सारे लोग गुमनाम हैं जो कि नींव की ईंट की तरह से नीचे आज़ादी की नींव बनाने में इस्तेमाल हो गए, लेकिन उनको आज कोई जानता नहीं है। आप एक मकान खड़ा करते हैं तो नीचे जो नींव भरी जाती है उसमें बहुत सारी ईंटें लगती हैं और उन ईंटों को कोई श्रेय नहीं देता है। लोग ऊपर खड़ी ईंटों और चारदीवारी को देखकर खुश होते हैं, जबकि असली आधार तो नीचे से है। तो वो नींव की ईंट बनने का काम इन गुमनाम शहीदों ने किया था, जो कि इसमें अनगिनत तादाद में, उन्हें आप एक किताब में नहीं बांध सकते। तो कुछ नामों को हम सिर्फ देख रहे हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए, इतिहास के स्रोतों को जानना आवश्यक है। हमने कैसे ये सारी चीज़ें जानी, तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों को देखते हैं। तो पूर्व ऐतिहासिक युग की अगर बात करें तो उस समय मुंगेर, सारण, वैशाली, गया और पटना
विभिन्न स्थानों से हमें पूर्व ऐतिहासिक युग के जो स्रोत हैं यानी साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। इसमें सारण के चिरांद से नवपाषाणकालीन अस्थि के औजार प्राप्त होते हैं। वैशाली के चेचर से, गया के सोनपुर, इसके अलावा पटना का मनेर, यहाँ से ताम्र प्रस्तर युगीन, ताम्र पाषाण युगीन जो सभ्यता है उसके उपकरण प्राप्त होते हैं। यानी तांबे का इस्तेमाल भी मनुष्य पत्थर के साथ साथ करने लगा था, उस समय के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तन भी जगह जगह से मिले। पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो शिलालेख हमें मिलते हैं, स्तंभ लेख मिलते हैं, ताम्रपत्र लेख मिलते हैं, स्मारकें मिलती हैं, भग्नावशेष यानी खंडहर मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं और इन सब से हमें बिहार के विभिन्न स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें ये पता लगता है कि बिहार की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति की भांति अत्यंत प्राचीन है। अभिलेख और ऐतिहासिक जानकारी को अगर हम जोड़ कर देखें तो ऐतिहासिक जानकारियों को प्राप्त करने का एक बहुत प्रामाणिक स्रोत है अभिलेख, क्योंकि इन पर भरोसा किया जा सकता है, ये लिखित हैं, दर्ज हैं। और बिहार के अनेक भागों से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कुछ पुख्ता जानकारियां हमारे पास अच्छी मात्रा में। इन अभिलेखों में अशोक के ढेर सारे अभिलेख हैं। देखिए, मौर्य वंश में अभिलेखों का अगर हम देखें तो अशोक के ही दौर से ये शुरू होता है। अशोक ने अपने शासनकाल में बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। कुछ प्रस्तर लेख थे, कुछ ताम्रपत्र थे। हालांकि अभिलेखों की जो साइज थे वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। कुछ जो है वो बृहद लेख थे और बाकी जो शिलालेख आप देखते हैं वो लघु थे, छोटे आकार के थे, लेकिन सूचनाएं उनसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती। तो इसमें अशोक का जो अभिलेख है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, यहाँ से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सासाराम की जो चंदन पीर पहाड़ी है वहाँ से लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोक और उनके पौत्र दशरथ का बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी से प्राप्त जो गुफा लेख है उसमें भी अच्छी खासी सूचनाएं मिलती। साथ साथ बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि इसकी ब्राह्मी है। ये ध्यान दीजिएगा, बिहार से जितने भी अभिलेख प्राप्त किए गए हैं, मतलब मौर्य अभिलेखों की बात हो रही है जो कि अशोक के समय के हैं, तो उनकी भाषा प्राकृत है और लिपि जो है वो ब्राह्मी है। पटना से प्राप्त एक यक्ष प्रतिमा है जिस पर कि 2 अभिलेख दर्ज हैं और वैशाली जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदेवा के भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो विभिन्न राजवंशों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल की हमने चर्चा की, साथ में कुछ और जो फुटकर अभिलेख हैं उनकी चर्चा की। अब पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं। तो पूर्व मध्यकाल में अगर हम देखें तो पाल शासकों के अभिलेख दक्षिण मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो कि संस्कृत भाषा में। पाल शासकों के जो अभिलेख मिले हैं ना, ये दक्षिण और मध्य बिहार से प्राप्त हुए हैं और ये ज़्यादातर संस्कृत भाषा में है, तो ये एक बड़ी बात है। और पाषाण अभिलेख एक बोधगया से प्राप्त हुआ है जो कि धर्मपाल के समय का है। केशव नाम के एक व्यक्ति का इसमें उल्लेख प्राप्त होता है जिसने कि बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और नालंदा के, मतलब धर्मपाल का जो नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख है उससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि धर्मपाल ने गया में एक गाँव दान में दिया था। नालंदा के धोसरावा से प्राप्त एक देवपाल का पाषाण अभिलेख है और उससे हमें जो सूचना प्राप्त होती है उसमें हमें मालूम होता है कि देवपाल के द्वारा नगरहारा नाम की एक जगह है जो कि फिलहाल अफगानिस्तान में चली गई है, तो वहाँ के वीर देव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक, मतलब उन्हें अध्यक्ष के तौर पे यहाँ गद्दी पर बैठाया गया था। अजात शत्रु का समय, उस समय राजगीर की किलेबंद दीवार, मतलब राजगीर की पूरी किलेबंदी की जाती है, फोर्टिफिकेशन किया जाता है और साथ साथ बराबर की गुफाओं का अध्ययन होता है। तो बुकानन और हैमिल्टन के द्वारा ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं और लोगों को बताई जाती हैं। तो अंग्रेजों ने अभिलेखों को पढ़ने में काफ़ी रुचि ली थी। केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी ये होटगांव ने पहली बार दी थी। और आप देख रहे हैं कि बराबर की पहाड़ी में अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन ये मेजर किट्टो के द्वारा किया गया है। और कुर्कीकार कुहरार, ये पाटलिपुत्र का टीला है जिसका कि उत्खनन करवाया गया और इससे भी हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और ये आप देखते हैं, अब आप अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में देख रहे हैं जिन्हें कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत इन्हीं से हुई थी और प्रॉपर तरीके से होती है। तो 1861 का समय था कि इन्होंने बिहार में विभिन्न पुरातात्विक स्थलों को पहचाना, एक नहीं कई सारे। कनिंघम ने बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया और ग्रेनाइट से बनी हुई वहाँ पर एक रेलिंग को भी खोजा जो कि ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई थी। कनिंघम ने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की जहाँ पे प्राचीन नालंदा महाविहार स्थित है। तो ये लोकेशन आप देख रहे हैं और यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए, मतलब ये जो जगह है यहाँ से 2 अभिलेखों की प्राप्ति हुई है जिससे कि हमें लिखित जानकारी कुछ प्राप्त होती है। और ये जो अभिलेख है इन पर बड़ी बात यह है कि नालंदा का नाम उत्कीर्ण है, तो ये स्थान के नाम की जानकारी हमें उसी अभिलेख से मिलती है। नालंदा क्षेत्र से ही कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का जो प्रसिद्ध पाषाण लेख है वो भी प्राप्त होता है। अब इसके बाद आप देखें, आज़ादी के बाद 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी और उसके बाद बिहार के पुरातात्विक स्थलों की खोज में काफ़ी रफ्तार आ जाती है, गति से ये काम होने लगता है। और इसमें डॉक्टर अल्टेकर और के देव जो हैं इन्होंने 1950 में वैशाली और 1951 में कुंभरार का उत्खनन करवाया था, वो टीला वाला जो क्षेत्र था उसका ये उत्खनन करवाते हैं। और 1962 का समय, इस समय क्या होता है, राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की जाती है, यानी अपनी धरोहर को सजोने के प्रयास निरंतर चलते रहते हैं। तो ये तो हमने पुरातात्विक स्रोतों को देखा। अभी साहित्यिक स्रोतों को देख लेते हैं। तो साहित्य स्रोत या साहित्यों पर आधारित जो स्रोत हैं, इसमें बिहार के इतिहास को जानने के लिए हम धार्मिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं।
धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनका सहारा लेते हैं। इसके अलावा गैर धार्मिक स्रोत भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब धार्मिक स्रोतों में सबसे पहले तो वेद ही हैं। वेद में आपने देखा कि ऋग्वेद से ही शुरुआत हो जाती है। और वैदिक साहित्य को अगर हम एक तरफ करें तो उसके अलावा जैन और बौद्ध साहित्य से भी हमें भरपूर जानकारियाँ मिलती हैं। अब ये जानकारियाँ अलग अलग समय की हैं। वेद चूंकि सबसे पुराने हैं तो बहुत शुरुआती जानकारियाँ इससे मिलती हैं। बाद वाली जो जानकारियाँ हैं वो जैन और बौद्ध ग्रंथों से मिलती हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत हैं जहाँ से हमें बिहार राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन बिहार शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख हमें दिखाई देता है वो अथर्ववेद में दिखता है। अथर्ववेद में सबसे पहली बार बिहार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मगध का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया था, तो वो पहले ही हो चुका है, मतलब अथर्ववेद में पहले ही किया जा चुका है, लेकिन बिहार का उल्लेख बाद में किया गया है। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मगध ये शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और ये केंद्र बिंदु मतलब एक शक्तिशाली पॉइंट के तौर पे स्थापित था और उसी के चारों ओर ये बसा हुआ क्षेत्र पूरा बिहार कहलाया। बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय, दिघ निकाय और विनय पिटक, इसके अलावा जैन साहित्य में आप भगवती सूत्र को देख रहे हैं जिसमें कि बिहार का इतिहास हमें पता लगता है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में पहली बार महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब 16 महाजनपदों का जो इतिहास हम देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हिस्ट्री अगर हम देखना शुरू करते हैं तो उसमें मगध, लिच्छवी और अंग, ये 3 महाजनपद जो है ये बिहार में स्थित थे। मध्यकाल की अगर बात की जाए, ये तो हमने जो प्राचीन भारत है उसकी बात की। मध्यकाल में मिनहाजुल सिराज की किताब है तबकात नासिरी और अब्बास खां शेरवानी की किताब है तारीख शेरशाही। इन दोनों चीज़ों से, मतलब दोनों ही किताबों से, मिनहाज की जो किताब है तबकात नासिरी उससे भी, और ये शेरशाही जो तारीख शेरशाही है, इन दोनों से हमें साहित्यिक जानकारी प्राप्त होती है। मतलब तत्कालीन शासकों का वर्णन है शेरशाह सूरी का, या जो अन्य शासक हैं उनका भी इस तरह का ब्यौरा ये लोग लिखते थे, जीवनी के तौर पे किताबों को लिखते थे। तो जो सामयिक स्थितियाँ हैं, आसपास जो घटित हो रहा है, राजनीति कैसी चल रही है या कौन से क्षेत्र पर इनका प्रभुत्व है, वहाँ पे प्रजा कैसी है, ये सारी जानकारियाँ भी इन किताबों से मिलती। और तबकात नासिरी जो कि मिनहाज की किताब है, इससे तुर्कों के आगमन का जो इतिहास है, शुरुआती दौर है, उसका पता लगता है, कैसे तुर्कों ने बिहार को आक्रांत किया, वो सारी जानकारियाँ भी इससे पता लगती। भारत में लिखी गई फारसी भाषा की ये पहली रचना है तबकात नासिरी। तारीख शेरशाही को आप देख रहे हैं, इसमें शेरशाह के प्रशासन और इतिहास को जानने का काफ़ी अच्छा स्रोत हमें दिखाई देता है और ये एकमात्र ऐसा प्रामाणिक स्रोत है जिससे कि हमें अच्छी खासी जानकारी मिलती है। इसके अलावा सादिया देहलवी की जो बसातिनुल उस है और शेख कबीर की अफसाना शाही, ये सब किताबों के नाम है। इसके अलावा रिज़्कुल्लाह की रचना है बकियात मुश्ताकी और रियाजुस सलातीन जो है ये हुसैन सलीम, मतलब गुलाम हुसैन सलीम की पुस्तक है। तो ये सारी जो है इसमें मध्यकालीन भारत, या आप कहें कि मध्यकालीन बिहार का इतिहास जानने के लिए हमें काफ़ी कुछ मिलता है। इसमें सियरुल मुताखेरीन है, ये सब किताबों के नाम है। तो किताबों के नाम और उनके जो लेखक हैं ना, उनके नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो मध्यकालीन लेखक और पुस्तकें हैं ये पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है मिलान करने के लिए आपको दे दे, एक तरफ लेखक का नाम, दूसरी तरफ किताब का नाम, ऐसे मिलाइए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें बिहार के मध्यकालीन इतिहास को जानने के और भी स्रोत हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, ये सब विद्यापति की रचना है। और आप जानते हैं कि वर्ण रत्नाकर और चंदेश्वर की रचना जो है रजनी रत्नाकर, ये सारी हमें दिखाई देती हैं। ज्योतिरीश्वर की है वर्ण रत्नाकर। तो ये सब ग्रंथ हैं। आवश्यक नहीं है कि इन किताबों में इतिहास ही लिखा जाए या ये ऐतिहासिक ग्रंथ ही हो सकता है कि ये व्याकरण की पुस्तक हो सकता है कि ये संगीत की हो या फिर किसी की जीवनी हो, लेकिन जो तत्कालिक स्थिति होती है, तत्काल का समाज होता है, उससे साहित्यकार अछूता नहीं रह पाता है, इसलिए वो चीज़ें न चाहते हुए इसमें शामिल होती हैं। और इसके अलावा विदेशी यात्रियों की अगर बात करें तो आप देखते हैं कि मुगल काल में भारत आए कुछ यूरोपीय यात्री जैसे कि रॉल्फ फिंच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनुची, ये सब जो है अपनी यात्रा का ब्यौरा दर्ज करते हैं। तो उसमें बिहार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगता है। और विदेशी साहित्य में आप यात्रियों के वृत्तांत में यूनानी यात्री मेगस्थनीज की इंडिका को रख सकते हैं। फाहियान, वेनसांग और ईत्सिंग की जो रचनाएं हैं, उनके जो यात्रा वृत्तांत हैं, उनको भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें अविश्वसनीय वर्णन ज़्यादा है, क्योंकि मेगस्थनीज ने वही भारत देखा या वही बिहार देखा जो चंद्रगुप्त मौर्य या उनके जो मूल प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य, उन्होंने दिखाना चाहा। बिहार का राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं तो 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद जो कि गांधार और कंबोज हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 16 महाजनपदों का हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें 2 महाजनपद ये गांधार और कंबोज अफगानिस्तान में है। और गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में चली गई है। तो ये 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद, तो इसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है ना कि जो 16 महाजनपद हम अपने भारतीय इतिहास से जोड़कर पढ़ते हैं उसमें अफगानिस्तान वाले हिस्से में कुछ चले गए हैं, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, जो बचे हैं उसमें अगर देखें तो 3 महाजनपद, 16 में से 3 महाजनपद जो हैं ये मगध, अंग और वज्जी, ये बिहार में स्थित थे। उस समय की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो ये बिहार में स्थित थे।
और अंग का उल्लेख सबसे पहले हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अंग महाजनपद जो है, इसकी जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। और इसकी राजधानी भागलपुर के निकट चंपा थी। चंपावती वही स्थान था जहाँ पे कर्ण का पालन पोषण हुआ था। महारानी कुंती इन्हें जन्म देकर छोड़ देती हैं क्योंकि वो अविवाहित थी और अपने ऊपर लांछन नहीं लगने देना चाहती थी। तो ये कर्ण का परित्याग करती हैं, इन्हें पेटी में भरकर नदी में बहवा देती हैं। और ये बहते बहते जो पेटिका है ये चंपा नगरी पहुंचती है। वहाँ पे घोड़े पालने वाले सारथी कुल रहा करते हैं, मतलब सारथी कुल का पूरा आवास रहता है। तो अधिरथ नाम के जो राज सारथी थे, जो कि कौरवों की सेना में रथों का संचालन करते थे, विशेष रूप से महाराज धृतराष्ट्र के रथ को चलाते थे, तो उन सारथियों का कुनबा वहाँ रह रहा था और उन्हीं के हाथ ये पेटिका लगती है और वो इन्हें पालते पोसते हैं। आप देखते हैं अधिरथ और राधा, उनकी जो पत्नी रहती है, वो पालन पोषण करती है। तो चंपाबाद में अंग महाजनपद की राजधानी बन जाती है। और ये कब होता है? जब दुर्योधन के द्वारा कर्ण को अंग देश का राजा बनाया जाता है। तो वो सारी कहानियां हैं, भागलपुर के पास ये स्थिति है। अब इसके बाद आप देखें, पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा गया है वो तो है व्याकरण का ग्रंथ, मतलब संस्कृत व्याकरण की उसमें चीज़ें हैं, सूत्र इत्यादि हैं। लेकिन उसमें भी जो स्थानीय नगर हैं, जनपद हैं या क्षेत्र हैं, उनके नाम हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपको पीछे बताया कि साहित्यकार जो है वो तात्कालिक समाज से और जो परिस्थितियां हैं उनसे कट नहीं सकता है, न चाहते हुए उसके लेखन का वो हिस्सा बन जाती। तो अष्टाध्यायी में जो पाणिनि का ग्रंथ है उसमें अंग को वंग कहा गया है। अंग के लिए वंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है और कलिंग और पुडु इत्यादि जो क्षेत्र हैं उनका भी उल्लेख है। इसके बाद आप देखें, अंग महाजनपद बिहार के पूर्वी भाग से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इसका विस्तार काफी अच्छा खासा था। और इस महाजनपद के अंतर्गत मानभूम, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना के क्षेत्र भी आते थे। इस महाजनपद में आप ये देख रहे हैं। और महाभारत और पुराण के हिसाब से राजा बलि के जो 6 पुत्र थे उसमें से एक पुत्र का नाम था अंग और उसी ने इस महाजनपद की स्थापना की थी। तो ये राजा बलि यानी राक्षस राज बलि जो थे उनके पुत्रों द्वारा स्थापित नगर था। अब आते हैं वज्जी महाजनपद की ओर। 725 ईसा पूर्व के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और 8 राज्यों का ये पूरा एक संघ था। इस संघ में शामिल जो राज्य थे उसमें लिच्छवी को आप देखते हैं, विदेह भी इसी में था, ज्ञात्रिक भी इसी में था, वज्जी, उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु, ये सब क्या है? छोटे छोटे गढ़ होते थे या फिर राज्य होते थे जो कि एक संघ का निर्माण करते थे। तो वज्जी जो है ये लिच्छवी संघ भी कहा जाता था, मतलब वज्जी संघ को ही लिच्छवी संघ के नाम से भी जाना जाता था। तो कुल मिलाकर इसमें 8 राज्यों का पूरा समूह हुआ करता था। वैशाली में गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होती है और इसे विश्व का पहला गणतंत्र कहा जाता है। तो वैशाली का नामकरण राजा विशाल के नाम पे हुआ था, ये आपने पीछे इतिहास में देखा है। अच्छा, लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन संस्थागार नाम के एक भवन में होता था। ये पूछा जा सकता है जो भवन का नाम है। इस तरह की चीजें जो फुटकर होती हैं, कभी लगता है कि नहीं पूछी जाएंगी, वो भी पूछ ली जाती है। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये जो अष्टकुल नाम की संस्था है और लिच्छवी के राजा जो थे ये संस्था नाम के सभा का भी आयोजन करते थे। तो कुल मिलाकर सभा का आयोजन स्थल जो था उसको संस्थागार कहा जाता था, सभा का नाम संस्था था। और ये पूरे गणराज्य की, यानी गण था यहाँ 8 राज्यों का, तो उन गणराज्यों की ये सर्वोच्च सभा हुआ करती थी, सबसे बड़ी बैठक थी। संस्था के अतिरिक्त अष्टकुल नाम की एक संस्था हुआ करती थी, मतलब जो मूल सभा है उसके अलावा अष्टकुल नाम की एक संस्था होती थी जिसमें कि वज्जी संघ के 8 गण राज्यों के जो प्रतिनिधि होते थे वो हिस्सा लेते थे और न्याय महासमिति का यहाँ पे कार्य देखा जाता था। ग्राम और नगर प्रशासन की देखरेख के लिए गामिड़ी, यहाँ पे देखें आप, वही ग्रामीणी जो शब्द है उसका थोड़ा सा और अपभ्रंश रूप है। तो गामिड़ी और पूर्व गामिक, ये 2 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। गामिड़ी जो है ये गाँव का मुखिया होता था। ये क्या है? गांव का सरपंच होता था, प्रधान होता था। और पूर्व गामिक जो था ये औद्योगिक उत्पादन इकाइयों का प्रधान था, मतलब उस क्षेत्र को ये हैंडल करता था। मगध साम्राज्य को देख लीजिए, मगध का उत्कर्ष होता है। सबसे पहले इसका जो उल्लेख है वो हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है और मतलब मगध शब्द का उल्लेख हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। और मगध क्षेत्र जो है ये बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग देखा जाता है, मतलब पूरा बिहार नहीं, बिहार का जो गंगा का दक्षिणवर्ती हिस्सा है वहाँ पे। और अभी तत्कालिक स्थिति को अगर देखें तो मूल रूप से पटना, गया, नालंदा, नवादा और औरंगाबाद क्षेत्र जो है वो इसमें आते हैं। मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु राजगृह और पाटलिपुत्र था। शुरुआत में राजगीर या राजगृह था, बाद में पाटलिपुत्र जो कि छावनी के तौर पे पहले बनता है और उसके बाद राजधानी बन जाता है, तो वो केंद्र बन जाता है। और अपनी भौगोलिक स्थिति और आर्थिक संसाधनों की संपन्नता की वजह से अन्य महाजनपदों पर मगध अपनी श्रेष्ठता साबित करने में कामयाब होता है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कुछ कारण थे। कारण में पहला कारण आपको दिखता है भौगोलिक स्थिति का। मगध की जो राजधानी थी ये चारों ओर से मतलब पहाड़ियों से घिरी हुई थी। पहाड़ियों का इन्हें सुरक्षा कवच प्राप्त होता था, कोई भी दुश्मन आसानी से इनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था। और बाह्य संक्रमण से ये सुरक्षित था, वही बात है, दुश्मन से ये सुरक्षित था। पहाड़ियाँ जो है वो एक प्राकृतिक सीमा या प्राकृतिक चारदीवारी का निर्माण करती थी। मगध से गंगा और सोन नदियाँ गुजरती थी जिससे कि जल यातायात की सुविधा प्राप्त होती थी। चूंकि मैदानी इलाका है तो यहाँ जो जल परिवहन है वो संभव था। गंगा की दक्षिणी घाटी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी जो कि कृषि के लिए उत्तम थी, तो खाद्यान्न की कोई कमी ही नहीं थी। तो हर प्रकार से मगध के लिए अनुकूल दशाएं थी और इसलिए ये शक्तिशाली होता जाता है।
इसके साथ साथ खनिज पदार्थों की उपलब्धता भी थी। ठीक है, मतलब जो मिनरल्स थे वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, जिसमें कि लोहा, तांबा और वन संसाधन में वृक्षों से प्राप्त होने वाले जितने भी उत्पाद हैं वो सब उपलब्ध थे। लोहे से ये शस्त्रों का निर्माण करते थे जो कि ज़्यादा टिकाऊ और मारक होते थे। इसके अलावा कृषि यंत्रों का इजाद किया जाता था, तो कृषि उत्पादकता और उत्तम कोटि के हथियार इनके पास थे, और ये सबसे बड़ा कारण होता है किसी राज्य के सशक्त बनने का। इसके अलावा जो अन्य गणराज्य थे जो कि पहले शक्तिशाली हुआ करते थे, उनका पतन हो जाता है। कोई भी सभ्यता या कोई भी नगर या कोई भी जो शासन है, राज्य आप कह सकते हैं, वो अपने एक चरम बिंदु तक पहुंचता है, उसका एक समय होता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसका पतन होता जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चिरकाल तक वैसा ही बना रहेगा, उसकी शक्ति कभी न कभी एक सर्वोच्च सीमा पर होती है, उसके बाद गिरावट आती है। तो जो पहले से शक्तिशाली राजवंश थे या गणराज्य थे, उनका पतन होने लगता है, उनका समय खत्म हो चुका है, तो मगध की शक्ति एक एक करके उभरनी शुरू हो जाती है। और आप जानते हैं कि एक बड़े क्षेत्र के शासकों द्वारा इस पूरे इलाके को समर्थन दिया जाता है। समर्थन देने के पीछे वजह क्या थी कि बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हो चुका था, तो इस वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ के बहुत सारे शासक जो हैं वो जैन धर्म का समर्थन करते हैं, बौद्ध धर्म का करते हैं, जनता उनके साथ जुड़ती है, तो एक धार्मिक संबद्धता आपस में हो जाती है। ठीक है, तो धर्म के द्वारा भी एक सूत्र में बांधा जाता है, लेकिन मूल कारण आपने देखे उर्वरा भूमि थी, रणनीतिक लिहाज से इनका जो स्थान था वो काफ़ी सटीक था, और खनिज पदार्थ यहाँ पे प्रचुर मात्रा में थे, तो इसलिए इन्हें फलने फूलने का पर्याप्त अवसर मिलता है। प्राचीन भारत की या प्राचीन काल की अगर आप कहें तो विभिन्न घटनाएं हैं जिन्हें कि आपको तिथिवार देखना आवश्यक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व का जो समय था, ये हड़प्पा सभ्यता का समय कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में भी एक दौर ऐसा था जो कि इसके निर्माण का कहा जाता है, मतलब निर्माण वहाँ से शुरू होता है, ये अपने ग्राम्य क्षेत्र से उभरनी शुरू होती है और एक नगर के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो नगरीकरण की शुरुआत होती है। और एक ऐसा इसका बिंदु रहता है जो कि लगभग 700 साल तक चलता है, तो वो इसकी शिखर अवस्था होती है, चरम बिंदु होता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके पतन हो जाता है। तो वो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच का है। ऋग्वैदिक काल को आप देख रहे हैं जो कि 1500 से शुरू होता है, यहाँ आप देखें, और 1000 ईसा पूर्व तक अनवरत चलता है। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व ये आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार था। उत्तर वैदिक काल की ये जो सीमा रेखा है उसके बाहर चल रहा है। 800 ईसा पूर्व को देख लीजिए। 800 ईसा पूर्व के आसपास शतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र में, यानी जो विदेह वाला इलाका था, वहाँ आर्यों के बसने का उल्लेख दिखाई देता है। आप देखते हैं ना, गौतम रहुगण के नेतृत्व में जो कि पुरोहित रहते हैं, राजा विदेह माधव जो है वो अग्नि प्रज्वलित करते हुए आगे चलते हैं। और आग जलाने का मतलब यह है कि वो रास्ते के जंगलों को, जो कंटकीला क्षेत्र था, उसको जलाकर साफ करते हुए आगे जाते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। लेकिन गंडक के किनारे पहुंचते हैं तो गंडक को इनकी आग जो है वो पार नहीं कर पाती है, वहीं बुझ जाती है, तो वहां तक इनके क्षेत्र का विस्तार होता है। तो वो आर्यों के प्रसार का उल्लेख हमें उस कहानी से भी दिखाई देता है। इसके अलावा 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व का समय एक बार दोबारा नगरीकरण शुरू होता है नए सिरे से, और ये 16 महाजनपदों के उदय का समय, मतलब 16 महाजनपद शक्ति के केंद्र के तौर पर उभरते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध का भी एक दौर था 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व, और 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व का जो समय है ये मगध के राजा बिंबिसार का शासनकाल है, और मगध का यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा उन्नयन होता है, उन्नति को ये प्राप्त होता है। 540 से लेकर 468 ईसा पूर्व की बात करें तो ये महावीर का जीवन काल है, वर्धमान महावीर का। वैशाली में पहले गणराज्य की स्थापना होती है 500 ईसा पूर्व का टाइम। 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व अजातशत्रु का मगध पर राज्य और वैशाली पर विजय को हम देखते हैं। और 490 ईसा पूर्व को आप देखें, अजातशत्रु के द्वारा पाटली ग्राम की स्थापना होती है। 483 ईसा पूर्व में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। और आप देख रहे हैं 460 से लेकर 444 मगध में उदयभद्र यानी उदयन का शासनकाल स्थापित होता है। 455 ईसा पूर्व उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जाता है। उदयन जो है ना, ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। और उससे पीछे आप अजातशत्रु को देखते हैं तो अजातशत्रु ये गंगा और सोन नदियों के संगम बिंदु पर अपनी छावनी स्थापित करता है, एक सैन्य एरिया, कैटोनमेंट। बाद में उसी को उदयन के द्वारा राजधानी बना दिया जाता है। फिर राजधानी का स्थानांतरण होता है, लेकिन ज़्यादातर समय जो है ये पटना ही यानी पाटलिपुत्र ही राजधानी रहा करती। मगध में शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना होती है और ये 413 का समय था, उससे 344 ईसा पूर्व तक ये चलते हैं, मतलब इनका पूरा जो कार्यकाल है उसे आप देख रहे हैं। उसी क्रम में आगे चलते हैं तो आप देखें कि 383 ईसा पूर्व के समय में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। कुल मिलाकर 4 बौद्ध परिषदों का आयोजन किया गया, जिसमें से कि दूसरी वाली ये वैशाली में आयोजित होती है। और 344 ईसा पूर्व में महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की जाती है। महापद्मनंद एक प्रतापी शासक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद को पराजित करके नंद वंश का समापन किया जाता है, और ये समय था 322 ईसा पूर्व का। और फिर 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है। बाद में
ये जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और कर्नाटक प्रस्थान कर जाते हैं अपने पुत्र को शासन सौंपकर। तो ये कहानी है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 315 ये चंद्रगुप्त के ही समय में मेगास्थनीज जो है ये पाटलिपुत्र आता है और 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार का शासनकाल चलता है। इसके बाद 272 से लेकर 332 अशोक महान का शासनकाल है। अब यहाँ पर देखें आपके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ महान शब्द का उल्लेख नहीं है, अशोक के साथ महान शब्द का उल्लेख है। वजह क्या है? तो वजह यह है कि साक्ष्यों की कमी है। अशोक के समय के पर्याप्त सबूत हमें मिलते हैं जो कि लिखित हैं, इसीलिए इतिहास उस बारे में ज़्यादा बताता है। तो इतिहास लिखी हुई बातों पर भरोसा करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अभिलेख लिखने का ऐसा कोई प्रचलन नहीं था, थोड़े बहुत मिलते हैं लेकिन वो प्रॉपर नहीं मिलते हैं, तो उतनी जानकारी हमें इकट्ठी नहीं हो पाती। जो चीज़ें हमें जानने के लिए मिलती हैं वो विदेशियों के वर्णन से या फिर अर्थशास्त्र से मिलती। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही महान शासक थे, दोनों का योगदान किसी से कम नहीं था। मतलब शुरुआत जब की जाती है, किसी भी साम्राज्य की नींव रखने का क्रम शुरू किया जाता है और राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया जाता है, तो वो दौर बहुत ही कठिन होता है और उस समय जो शासक शासन करता है वो सच में महान होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य निश्चित तौर पर महान थे। और उसके बाद बना बनाया साम्राज्य बिंदुसार को मिला और वही बना हुआ साम्राज्य अशोक को मिला, जैसे कि और बढ़ाने का काम या सुरक्षित रखने का काम इन लोगों ने किया था। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 261 ईसा पूर्व का समय, और 261 ईसा पूर्व के समय में कलिंग पर विजय प्राप्त की जाती है अशोक के द्वारा, और कहा जाता है कि अशोक के जीवन काल में एकमात्र यही युद्ध हुआ भी था। अशोक ने बौद्ध धर्म को इसी के बाद स्वीकार कर लिया था और यहाँ से लड़ाई का काम खत्म हो गया था। 249 ईसा पूर्व की बात करते हैं। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है और अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का पड़ोसी देशों में प्रचार शुरू किया जाता है। अपने पुत्रों पौत्रों को ये भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार करवाता है और यहीं से साम्राज्य की नींव कमजोर होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आप देख रहे हैं 185 ईसा पूर्व का समय। धर्म को स्वीकार करना बुरा नहीं है, धर्म प्रचार भी बुरा नहीं है, लेकिन जब एक शासक धर्म प्रचारक बन जाता है ना, तो वो दोनों जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा नहीं पाता। अशोक ने हालांकि दोनों के बीच में बहुत संतुलन स्थापित करने की कोशिश की थी। उसका जो धम्म का सिद्धांत था वो गौतम बुद्ध के धम्म के सिद्धांत से भिन्न था। अशोक के धम्म में एक राजा के कर्तव्य ज़्यादा दिखाई देते हैं और वो जरूरी भी थे। तो इस वजह से प्रजा अशोक को या अशोक के बाद वाले जो शासक हैं उनको भी काफ़ी महान मानती थी, लेकिन बाद वाले जो उत्तरवर्ती इसके शासक होते हैं वो उतने योग्य नहीं रह जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर धर्म के प्रचार के उद्देश्य से बिजी हो गए थे। बाद में उनके पास शासनकाल के लिए वैसा कौशल नहीं बचता है। तो कुल मिलाकर आप देखें 185 ईसा पूर्व का समय और मौर्य वंश के अंतिम शासक की, जो कि बृहद्रथ था, यहाँ पूछा जा सकता है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, उसकी हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ये सत्ता हथिया लेता है और हस्तगत करने के बाद यहाँ से पाटलिपुत्र पर देखें आपकी डेमेट्रियस का हमला भी होता है। तो पुष्यमित्र शुंग ये बाहरी आक्रमणों से बिहार या आप कहें कि पूरे मगध साम्राज्य की रक्षा भी करते हैं। इसके बाद शुंग वंश का शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहता है, 185 से लेकर 72 ईसा पूर्व, और उसके बाद कण्वों का शासन स्थापित होता है। शुंग भी बाद में अयोग्य सिद्ध होते हैं। पुष्यमित्र और अग्निमित्र तक ठीक रहता है। शुरुआती शासक काफी योग्य रहते हैं, लेकिन बाद में इनमें भी कमजोरी आती है। तो उस कमजोरी का लाभ उठाकर कण्व वंश की नींव वासुदेव द्वारा रखी जाती है और ये 72 से 27 ईसा पूर्व तक चलता है। और आप देख रहे हैं यहाँ मौर्य साम्राज्य से लेकर कण्व साम्राज्य तक मगध का आकार या पूरे जो एक अखंड भारत स्थापित किया गया था चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से, तो उसका आकार सिकुड़ता जा रहा है। मतलब राज्य का आकार संकुचित होता जा रहा है, उसकी जो जमीन है सिकुड़ती जा रही है, उसका प्रभुत्व सिकुड़ता जा रहा है। और आप देखें इसके बाद अब गुप्तों का समय शुरू होगा। तो मगध में चंद्रगुप्त प्रथम का शासन शुरू होता है और गुप्त साम्राज्य का ये उत्कर्ष होता है। गुप्त सामंत की हैसियत से पहले शासन करना शुरू करते हैं अपनी अपनी जागीरों में, और बाद में आप देखते हैं कि श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की नींव रखी जाती है, लेकिन वो महाराज की उपाधि ही धारण करते हैं, घटोत्कच उनके पुत्र। और उसके बाद असली जो संस्थापक कहे जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त वंश की कीर्ति को आगे ले जाते हैं और ये महाराजाधिराज की उपाधि को धारण करते हैं। तो ये शासन मगध में शुरू होता है, 319 से लेकर 335 तक चलता है। इसके बाद आप देख रहे हैं 319 में गुप्त संवत को शुरू किया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि 319 में क्या शुरू हुआ था या गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। इसके बाद आप देखिए 335 से लेकर 375 का समय समुद्रगुप्त का शासनकाल है। साम्राज्य का विस्तार शुरू होता है और 375 से लेकर 412 ईस्वी ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल है और सांस्कृतिक प्रगति के कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय सांस्कृतिक प्रगति बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच जाती है। हालांकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये सामर्थ्यवान भी थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ साहित्य और कला में ही इन्होंने उन्नति दी थी, इसके अलावा साम्राज्य को भी इन्होंने बनाए रखा था। चीनी यात्री फाहियान घूमने आता है भारत में और ये 405 से लेकर 411 का समय है। ये सब ईस्वी में है, ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व यहीं तक था ये वाला। इसके बाद ये जो मगध में आप चंद्रगुप्त के शासन की शुरुआत देख रहे हैं ना, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का शासन जो है ये ईस्वी में चल रहा है, 319 से लेकर 335। तो अभी चीनी यात्री फाहियान का भ्रमण काल हमने देखा 405 से लेकर 411। उसके बाद 414 से लेकर 455 कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल था और नालंदा महाविहार की स्थापना होती।
455 से आप 467 में चले आइए, स्कंदगुप्त का शासनकाल है। और स्कंदगुप्त के समय में हूणों का हमला होता है और ये बाहर से जब हमला करते हैं, बड़े ही नृशंस लुटेरे रहते हैं, तो स्कंदगुप्त की सेना और स्कंदगुप्त इतनी बुरी तरह से इन्हें धूल चटाते हैं कि ये पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। और जब तक स्कंदगुप्त जिंदा था तब तक ये हिम्मत नहीं की है कि सीमा से झांके अंदर। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फिर से ये अपना पैर पसारना शुरू करते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि 500 ईस्वी का जो समय है, उस समय मगध क्षेत्र पर हूणों का हमला हो जाता है। बुद्धगुप्त का शासन जो है, ये गुप्त साम्राज्य के पतन की शुरुआत है। यहाँ से ये कमजोर पड़ने लगते हैं। भानुगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो कुछ शासक ऐसे होते हैं जिन्हें निर्माण का श्रेय मिलता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर समाप्त करने का कलंक लगता है। तो कुछ ऐसे ही है। इसके बाद 530 का समय देखिए, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का उत्कर्ष होता है। अब ये गुप्त शासक जो है, इनमें सामंतवादी व्यवस्था चली आ रही थी। ये खुद सामंत की हैसियत से उठकर खड़े होते हैं और उसके बाद इनकी सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना नहीं करते हैं, केंद्रीकृत करने का प्रयास नहीं करते। हो सकता है कि उस समय की परिस्थितियां इसकी अनुमति न देती हों, जैसा कि मौर्यों के समय में हो सका था। मौर्य साम्राज्य की शुरुआती जो सफलता थी, बड़ी सफलता थी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था उनका केंद्रीकृत प्रशासन, जिसमें कि राजा ही सर्वोच्च होता था। वो शक्ति का केंद्र होता था, बाकी जितने भी थे सब उसके मातहत थे। तो ये निरंकुश प्रशासन भले ही होता है, लेकिन ये मजबूत साम्राज्य की स्थापना करता है, मतलब पूरे साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने का मादा रखता है। तो वो काम गुप्तों के द्वारा नहीं किया गया। इनने प्रयास तो खूब किए, लेकिन जो केंद्रीकृत व्यवस्था है उसको स्थापित नहीं किया। तो कुल मिलाकर इनका पतन होता है। उसके बाद आप देखें 530 में परवर्ती गुप्त शासकों का उदय होता है, जो कि इनके भी सामंत रहते हैं। 606 से लेकर 641 ये जो समय, थानेश्वर और कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के द्वारा पूर्वी भारत में साम्राज्य का विस्तार किया जाता है, साम्राज्य विस्तार की कोशिशें की जाती हैं। और 635 में चुआन चुआंग नाम का एक चीनी यात्री भारत आता है। इसको युआन चुआंग या चुआन चुआंग कहा जाता है। और ईद सिंह का आगमन होता है 673 में। तो ये सब चाइनीज ट्रेवलर हैं जो कि भारत आते हैं। विशेष रूप से बौद्ध धर्म में इनका काफ़ी रुझान रहता है, तो उससे संबंधित प्रतियों को इकट्ठा करने के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर आप मध्यकाल को देख रहे हैं। तो मध्यकाल में 1197 से लेकर 1198 बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की जाती है और अंतिम पाल शासक का नाम है इंद्रधनुपाल। ये पराजित हो जाता है और बहुत ही नृशंसता के साथ जितनी भी धार्मिक प्रतियां हैं या साहित्यिक ग्रंथ थे उनको बर्बाद कर दिया जाता है और विश्वविद्यालयों में आग लगा दी जाती है। 1203 से लेकर 1204 का समय, बख्तियार खिलजी के द्वारा लक्ष्मण वटी, जिसको कि लखनौती बाद में नाम दे दिया गया, उस पर कब्जा कर लिया जाता है और लक्ष्मण सेन को पराजित कर लिया जाता है। सेन वंश का शासन बंगाल पे था, लक्ष्मण सेन उस समय राजा था। बंगाल में तुर्क सत्ता इस तरह से स्थापित हो जाती है और कामरूप वाला जो क्षेत्र है, असम का पूरा हिस्सा है, वहां पे बख्तियार खिलजी अपना अभियान चलाता है। इसके बाद 1290 का समय, 1290 से लेकर 1381 बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सैफुद्दीन मनेरी का पूरा जीवन काल इसमें दिखाई देता है। तो सूफीवाद तो ये आप देखते हैं, ये मध्यकाल की विशेषता है। इसके बाद 324 से लेकर 325 ये जो समय है, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान चलता है और कर्नाट वंश का अंत हो जाता है। बिहार का तुगलक साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है, यही वो समय था। और बिहार शरीफ में प्रांतीय राजधानी की स्थापना की जाती है। ये सारी जो गतिविधियां हैं ये 1324 से लेकर 1325 के बीच में होती हैं। 1359 से लेकर 1360 का समय, फिरोज शाह के द्वारा जाजपुर यानी उड़ीसा जो है वहां पर अभियान चलाया जाता है फिरोज शाह के द्वारा। और दक्षिणी बिहार यानी झारखंड जो तत्काल में है, मतलब वर्तमान स्थिति अगर देखें तो वहां पर तुर्कों की सैनिक कार्रवाई शुरू होती है और ये समय था 1359 से लेकर 1360 के बीच का। इसके बाद आप देख रहे हैं 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार में आगमन होता है और 1528 से लेकर 1532 ये नुहानी अफगानों का उत्कर्ष होता है। एक बार फिर से बिहार में अफगान जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। घाघरा की लड़ाई में बाबर के द्वारा नुहानी सरदार को पराजित कर दिया जाता है और ये 1529 का समय। 1532 देवरा का युद्ध होता है, ये दौरा की लड़ाई भी कही जाती है और इसमें हुमायूं के द्वारा नुहानी सरदारों को पराजित किया जाता है। इसके बाद सूरजगढ़ा की लड़ाई होती है जिसमें कि शेर खां, बाद में शेर शाह, इनके द्वारा बंगाल का सुल्तान जो है ये पराजित होता है और ये 1536 का समय है। 1539 को देखिए आप, 1539 में क्या होता है, चौसा का युद्ध और शेर शाह के द्वारा हुमायूं को पराजित किया जाता है और अफगानों का एक बार उत्कर्ष शुरू होता है, पुनरुत्थान शुरू होता है। 1540 बिलग्राम का युद्ध होता है यानी कन्नौज वाला, और हुमायूं को एक बार फिर से पराजित करके भारत की सीमा से बाहर खदेड़ने का काम शेर शाह करता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और यहाँ से सूरवंश की नींव रखी जाती है। तो शेर शाह सूरी का समय शुरू होता है 1540 से लेकर और ये चलता है आगे। हालांकि ये 5 साल तक ही अपना शासन कर पाता है, उसके बाद कालिंजर वाले युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका जो वंश है वो कुल मिलाकर खींचता है 1555 तक। उसके बाद जो शासक हैं वो उतने योग्य नहीं सिद्ध होते हैं और ये समाप्त हो जाता है और हुमायूं एक बार वापसी करता है तो फिर से मुगल लौट आते हैं। तो शेर शाह का जो शासनकाल है वो 1540 से लेकर 1545 यानी कुल मिलाकर 5 वर्ष का है। लेकिन 5 वर्ष के शासनकाल में इसने वो किया जो कि 100 वर्षों का शासन संभाल कर भी राजा नहीं कर पाते थे।
तो बेजोड़ प्रशासक था, इसके पास अनुभव की खदान थी आप कहें, मतलब खजाना इसके पास एक था और उसका इसने भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया। इसके अंदर योग्यता थी एक कुशल शासक बनने की और जीवन में इसकी जो सफलता की शुरुआत है वो बहुत देर से होती है। शुरुआती जीवन इसका बहुत ज़्यादा संघर्ष से भरा रहता है। तो ये सब हमने देखा और 1541 का समय आप देख रहे हैं, शेरशाह के द्वारा पटना का फिर से निर्माण करवाया जाता है और प्रांतीय राजधानी के रूप में विकास किया जाता है। इसके साथ साथ 1545 में सहसाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण किया जाता है। करारानी अफगानों का शासन बिहार में होता है 1556 से लेकर 1576, ये पूरा समय आप देख रहे हैं। और आप देखें बिहार पर अकबर का आक्रमण होता है और दाऊद करारानी की हार हो जाती है, बिहार पर मुगलों का शासन शुरू होता है और ये समय था 1574 से लेकर 1576 का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देखें 1580 के समय मुगल साम्राज्य के अधीन बिहार के सूबों का गठन किया जाता है यहाँ शासन चलाने के लिए। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच जो है ये ईरानी यात्री अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच और ईरानी यात्री मुल्ला तकिया ये बिहार में यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। ये समय था 1585 से लेकर 87 का। 1608 की बात करते हैं, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ जो है वो बिहार की यात्रा पर आता है और 1616 में मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण किया जाता है। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक का बिहार में आगमन होता है और यह समय था 1619 का। राजकुमार परवेज को बिहार के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जाता है। राजकुमार परवेज को आप यहाँ देख रहे हैं, बिहार का सूबेदार बनाया जाता है इन्हें 1621 में। 1623 की बात है, शाहजहां का विद्रोह होता है, बिहार पर अधिकार का प्रयास वो करता है। 1651 में पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री यानी उनका जो व्यापारिक केंद्र है उसकी स्थापना होती है और 1666 का जो समय है पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है। ये पटना जो है ना ये गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म का स्थान भी है। इसके बाद आप देख रहे हैं 1665 से लेकर 1666 फ्रांसीसी यात्री जो है ये बर्नियर ये बिहार यात्रा पर आता है। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल की बिहार यात्रा जो है ये 1670 से लेकर 1671 तक चलती है। 1702 राजकुमार अजीम जो है ये बिहार का सूबेदार बनता है और पटना का नाम अजीमाबाद उस समय रख दिया जाता है। मुगल सम्राट फर्रुखशियर का पटना में राज्याभिषेक होता है, 1713 की बात है। और 1733 में जो बंगाल के नवाब हैं उनका बिहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित होता है। 1734 से लेकर 1740 अली वर्दी खां बिहार में नायब नवाब के पद पे काम करना शुरू करते हैं और 1740 से लेकर 1748 हैबत जंग जो है ये बिहार में नायब नवाब के पद पे काम करता है। रुहेला अफगानों का विद्रोह होता है बिहार में और हैबत जंग को मार डाला जाता है, ये समय था 1748 का। 1751 में मराठे हमला करते हैं बिहार पे और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध का परिणाम आप जानते हैं, अंग्रेजों की विजय होती है, सिराजुद्दौला मार डाला जाता है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, कठपुतली नवाब। और राजा राम नारायण सिंह जो है ये बिहार में नायब नाजिम नियुक्त होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1759 से लेकर 1760 राजकुमार अली गौहर का अंग्रेजों के खिलाफ एक असफल अभियान चलता है। उसके बाद अंग्रेजों के संरक्षण में पटना में उसका शाह आलम द्वितीय के तौर पे राज्याभिषेक होता है। शाह आलम द्वितीय, इसका जो मूल नाम था वो अली गौहर था, ये आपने देखा। बक्सर की लड़ाई उसके ठीक बाद होती है 1764 में और 1764 में ये निर्णय हो जाता है कि इस पूरे क्षेत्र पर कौन सी शक्ति अपना अधिकार स्थापित करेगी और ब्रिटिश इसमें सिद्ध होते हैं। तो कुल मिलाकर 1765 में आप जानते हैं 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 3 संयुक्त सेनाएं जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले रही होती, तीनों हार जाते हैं। मतलब अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम और दिल्ली का जो उस समय का मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर। इन तीनों की सेनाएं थी, लेकिन तीनों सेनाएं मिलकर भी अंग्रेजों को पराजित नहीं कर पाती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो पूरी दीवानी है, राजस्व वसूली इत्यादि का अधिकार वो अंग्रेजों के हस्तगत हो जाता है। यानी 1765 में होती है शाह आलम द्वितीय के द्वारा शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में इलाहाबाद की संधि। ये अकबर का जो इलाहाबाद का किला है वहीं पर संपन्न होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ एक अधिकार एक बड़े क्षेत्र पर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 1759 अब अंग्रेजों के पास सब कुछ था, तो बिहार में प्रशासन के लिए अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है और बिहार परिषद यानी काउंसिल का गठन होता है। ब्रिटिश शासन का विकास किया जाता है। नौनिया समुदाय के विरोध का दमन हो जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे विद्रोह होते हैं जो कि अंग्रेजों के खिलाफ थे, इनकी नीतियों के खिलाफ थे, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। बंगाल में उसी समय बहुत भीषण अकाल पड़ता है और टैक्स वसूली अपनी चरम सीमा पर होती है, तो जो अकाल की स्थिति है वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। 1774 का समय है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से बिहार में प्रांतीय समिति का गठन किया जाता है। ये सारी चीजें हम एक बार देख रहे हैं। इसके बाद 1781 और 1781 में पटना के निकटवर्ती क्षेत्रों में जमींदारों का विद्रोह होता है और पहला जो संथाल विद्रोह है, संथाल उपद्रव है, वो उभर कर सामने आता है। संथाल बहुत हिंसक तरीके से विद्रोह कर रहे थे। पटना में जॉन आगस्टस के द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया जाता है और ये समय था 1786 का। 1789 से लेकर 94 के बीच में तमाड़ विद्रोह होता है और 1793 में
से शुरू होकर ये जो स्थायी बंदोबस्त का सिस्टम है कार्नवालिस के द्वारा किया जा रहा था, ये बिहार में लागू हो जाता है। 1809 से लेकर 1810 अगर हम देखें तो बहबहानी जो है ये ईरानी यात्री था, बिहार में भ्रमण के उद्देश्य से आता है। और 1821 में बहाबी आंदोलन की शुरुआत बिहार में होती है। 1831 से लेकर 1832 ईस्वी कोल विद्रोह होता है और 1832 से 33 में भूमिजों का विद्रोह होता है। 1855-56 का जो समय था, उस समय संथालों का एक बार बहुत ही भीषण विद्रोह उभर कर सामने आता है, हालांकि उसे कुचल दिया जाता है। अब अंग्रेजों के विरुद्ध जो जन आंदोलन चले थे, जनता ने विद्रोह किया, किसानों ने किया, आदिवासियों ने किया, तो उसे हम एक एक करके देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के आने से, अंग्रेजों का जब शासन स्थापित होता है तो उससे जो जनजातीय लोग हैं वो अपनी स्वतंत्रता खोने के भय में आ जाते हैं। और सही बात थी, बाहरी लोगों को, बाहरी जो जमींदार थे या साहूकार थे या अंग्रेज खुद भी ये कोशिश करते थे, उनकी ज़मीनें हड़पी जाती हैं, उन पर बेहिसाब कर थोपे जाते हैं और उनसे ज़बरदस्ती के काम करवाए जाते हैं, तो इससे वो तंग आ जाते हैं, उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप किया जाता है। तो कुल मिलाकर अपनी पहचान और अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए ये विद्रोह करते हैं। तो जनजातीय विद्रोह जो है ये 17वीं शताब्दी के अंत से शुरू हो जाते हैं। और अंग्रेज़ों के यहाँ केवल पहले मतलब अंग्रेज़ यहाँ 2 दशक पहले ही आए थे, लेकिन ये विद्रोह उभर कर सामने आते हैं। तो 2 दशक पहले आए अंग्रेज़ों के वजह से इतना ज़्यादा असंतोष लोगों में पनपता है और कि वो विद्रोह करने के लिए उतारू हो जाते हैं। कुल मिलाकर पक्षपातपूर्ण नीतियाँ इनकी काफ़ी उत्तरदायी थी इसके पीछे। इसमें राजा, जमींदार और अधिकारी सभी जो हैं वो जनजातीय प्रजा के लिए यमदूत जैसे सिद्ध हो रहे थे, मतलब उनका खून चूसने पर उतारू थे। तो इस वजह से ये विद्रोह होता है। कुल मिलाकर 13 जनजातीय विद्रोह इस पूरे क्षेत्र में होते हैं और कुछ मुख्य को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो तमाड़ विद्रोह को आप पहले देखेंगे। 1771 का समय था। 1771 में अंग्रेजों ने छोटा नागपुर पर अपना कब्जा जमा लिया था और जब छोटा नागपुर पर अपना कब्जा जमाया तो यहाँ के राजाओं और जमींदारों को कंपनी का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। कंपनी उन्हें संरक्षित करती है, उन्हें आश्वासन देती है कि हम तुम्हारा रक्षण करेंगे। और इससे जो लोग थे वो प्रजा के शोषण, मतलब ये लोग जो कि पहले से ही प्रजा के शोषक थे, जमींदारों के द्वारा शोषण पहले से ही होता था, जब अंग्रेजों की शह उन्हें मिलती है तो वो और ज़्यादा बड़े पैमाने पर शोषण शुरू करते हैं। और जमींदारों ने किसानों की अब जमीनों को हड़पना शुरू कर दिया था, मतलब उनकी ज़मीनें ये हड़पना चालू करते हैं। और इस शोषण नीति ने, तो इस वजह से उरांव जनजाति के जो लोग थे वो विद्रोह के लिए तत्पर हो जाते हैं। और कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि इस जनजाति के द्वारा जो समय था 1789, उस समय विद्रोही तेवर दिखाना शुरू किया जाता है और ये जमींदारों पर सीधा अटैक कर देते हैं। अब इसके बाद 1794 का समय, ये जो विद्रोही तेवर है ये अंग्रेजों और जमींदारों को, विशेष रूप से जमींदारों को ये शुरुआत में अपना निशाना बनाते हैं। तो जमींदार इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो अंग्रेज सरकार से अपनी रक्षा की भीख मांगते हैं कि हमारा रक्षण करिए, नहीं तो ये मार डालेंगे। और अंग्रेजों के द्वारा फिर इसमें सपोर्ट किया जाता है इस विद्रोह का दमन करने के लिए। इसके बाद चेरो विद्रोह को आप देख रहे हैं। तो ये आंदोलन 1800 के आसपास है। चेरो किसान जो है वो अपने राजा के खिलाफ उपद्रव शुरू करते हैं और ये विद्रोह तब अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण नीतियों के विरोध में हुआ था। कुल मिलाकर कंपनी ने कूटनीति करके जयनाथ सिंह को अपदस्थ कर दिया और उनकी जगह पे गोपाल राय को राजा बना दिया। पहले वाले राजा को हटा दिया, अपने मतलब के आदमी को राजा बनाया। कुछ समय बाद गोपाल राय जो है वो कुछ विद्रोही चेरो सरदारों के साथ मिल जाते हैं और इससे होता यह है कि अंग्रेज इनसे नाराज हो जाते हैं और इन्हें जेल में डाल देते हैं। जब नाराज हुए तो सजा दे दिए। अब इसके बाद अंग्रेजों ने चूड़ामन को यहाँ का राजा बना दिया। चूड़ामन जो है ये कोई भी काम अंग्रेजों की सलाह के द्वारा ही करते हैं। अंग्रेजों को ऐसा ही आदमी चाहिए था जो कि राजा भी रहे और इनका नौकर भी रहे। तो अब कुल मिलाकर बात ये थी कि अंग्रेजों के मन माफिक व्यक्ति जो है वो राजा बन चुका था। तो जनजातीय हित, यानी वहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ थी, लोग थे, उनके जो हित थे वो प्रभावित होने लगे थे। इससे लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया था। चेरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में एक बार खुला विद्रोह शुरू होता है और चूड़ामन राय ने अंग्रेजों से अपनी मदद की गुहार लगाई थी और इसका परिणाम ये होता है कि विद्रोही दल जो है इस पे अंग्रेज पूरी तरह से टूट पड़ते हैं। कर्नल जोन्स ने इस विद्रोह को कुचलने का हर संभव प्रयास किया। अब देखिए, अंग्रेज जो है वो पूरी कोशिश करते थे कि हाँ विद्रोह जो है वो कुचल दिया जाए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सफलता कभी कभी नहीं मिलती थी। कभी कभी तो सफल हो जाते थे, पूरी तरह से दमन कर देते थे विद्रोह का, लेकिन कभी कभी ये जो विद्रोही थे ये अंग्रेज़ों पर भारी पड़ जाते थे, तो सफलता इसमें प्राप्त होती नहीं और कई साल तक ये चेरो सरदारों से उलझे रहते हैं अंग्रेज़। और चूड़ामन राय जो है अंग्रेज़, मतलब अंग्रेज सैनिक और अंग्रेज़ अधिकारी, साथ में चूड़ामन राय, इनको ये चेरो विद्रोही छकाते रहते हैं। छकाते रहने का मतलब ये है कि धोखा देते रहते हैं, छिपते रहते हैं। तो कुल मिलाकर इस विद्रोह का पूरी तरह से समापन नहीं हो रहा था। तो ऐसे में भूषण सिंह को ये लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। कुल मिलाकर कई सारे जो चेरो नेता हैं उनको फांसी दे दी जाती है, जो बड़े वाले थे, और धीरे धीरे करके ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो अंग्रेज़ों को इसे दमन करने में पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है। इसके बाद चलते हैं अगले वाले की ओर, जो कि है हो विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर के हो लोगों के द्वारा, हो जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था और वहाँ के राजा थे जगन्नाथ सिंह। उन्हीं के खिलाफ ये विद्रोह चल रहा था। 1821-22 का समय था। जगन्नाथ सिंह के प्रति हो लोग तटस्थ थे, उनका इनसे कोई झगड़ा नहीं था और नागवंश के राजा ने इन पर 2 बार हमला किया, लेकिन सिंहभूम के राजा के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जो कि बाद में सिंहभूम के राजा ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली। शुरुआत में क्या था कि ये राजा ही थे, लेकिन बाद में ये अपने हितों को साधने के लिए अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते
और अब जब अंग्रेज़ों की ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो अंग्रेज़ों की नीतियाँ यहाँ चलने लगती हैं। परिणाम ये होता है कि हो जनजाति इनसे काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हो जाती है, क्योंकि हो जनजाति के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता है। तो परिणाम ये है कि हो लोग भड़क जाते हैं और मेजर रफसेज ने इन लोगों को अपने कई स्वार्थों में इस्तेमाल भी किया था। झूठा आश्वासन दिया था, बाद में निभाया नहीं, वादा करके ऐसे ही छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर इन्हें ये समझ में आ जाता है कि अंग्रेज इन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तो ये इनके खिलाफ विद्रोह करते हैं। इसके बाद नंबर आता है कोल विद्रोह का। ये विद्रोह जो है काफ़ी बड़ा था, मतलब छोटा नागपुर का पूरा पठार, पलामू, सिंहभूम, मानभूमि और कई सारी जनजातियों को आपस में मिलाकर यह विद्रोह किया गया था, संयुक्त विद्रोह था। और अंग्रेज़ों का बढ़ता हस्तक्षेप, शोषण जो था, उसके खिलाफ ये उपजा था। अंग्रेज़ों से समर्थित जो जमींदार थे और विशेष रूप से जो कृषकों का खून चूसने वाले जमींदार थे, उनके खिलाफ ये विद्रोह चल रहा था। मतलब किसान फसल भी उगाता था, अपनी ज़मीन पर खेती करता था और उसे अन्न के दाने के लिए तरसना पड़ता था, स्थिति ये थी। तो इसीलिए ये बगावत हुई थी। और बहुत सारे अवांछित कर भी लगा दिए गए थे, मतलब ऐसे टैक्स जिन्हें कि चुकाना और निभा पाना ये लगभग असंभव जैसा था। तो तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, कर वसूले जाते थे। और इसके अलावा उससे भी बड़ी बात यह थी कि बाहरी दीकुओं को, यानी बाहरी जो बहरदार थे, उनको किसानों की ज़मीन दे दी जा रही थी। मतलब किसानों से ज़मीन छीनकर उन्हें दे दिया जाता था कि अब वो खेती करेगा और बदले में हमें लगान देगा। तो इससे असंतोष बढ़ता जा रहा था। कुल मिलाकर कैथबर्ट नाम के एक दार्शनिक थे, मतलब ये अंग्रेज विचारक हैं। इनका ऐसा कहना था कि इन जमींदारों ने अंग्रेज़ों पर, माफ कीजिए, इन जमींदारों ने किसानों पर इतने अत्याचार किए कि गांव के गांव उजड़ गए। इतनी बेरहमी से कर वसूला जाता था और उसके बाद इन्हें कर न चुकाने की स्थिति में तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि गांव के गांव उजड़ते जाते हैं अंग्रेज़ों की इस बेरहमी की वजह से। सामंती व्यवस्था में जमींदार शायद ही किसानों के हित की कोई बात सोचता हो और प्रशासनिक वर्ग अलग से इनका खून चूस रहा था, यानी दोहरा शोषण चल रहा था। परिणाम ये हुआ कि आबादी घटती गई और लोग किसी प्रकार से अपना जीवन बसर कर रहे थे, यहाँ से पलायन करने लगते। और इसी संबंध में, मतलब यही जो पूरी वास्तु स्थिति थी, उसी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो W. ब्लेड के द्वारा ये कहा गया कि राजा की शासन व्यवस्था घोर निराशावादी और इन दबे वर्गों के प्रति सोचनीय थी। राजा इनके बारे में बहुत ज़्यादा विचार नहीं करता था और किसानों की ज़मीन इनसे जबरन छीनी जा रही थी, बाहरी लोगों को दी जा रही थी। और इनकी शिकायत पर किसी शासक या प्रशासक का रवैया भी बहुत ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण नहीं था, मतलब इनकी कहीं से कोई सुनवाई नहीं थी। और लूट, दंड और उत्पीड़न से न जाने कितने लोग मारे गए और कितने लोग जान देने के लिए विवश हो जाते हैं। इसके बाद आप संथाल विद्रोह को देख रहे हैं, जो कि बीरभूम, थालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा के जमींदारों द्वारा सताए गए संथालों के द्वारा किया जाता है। और 1790 से ही आप देखते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र, जिसे कि दामन कोह कहा जाता है, वहाँ पे ये आकर बसने लगते हैं और इन्हीं संथालों के द्वारा ये बगावत की जाती है। झारखंड के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा चर्चित होता है, लेकिन आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब ये विद्रोह हुआ था उस समय ये पूरा हिस्सा बिहार का था और इसने कंपनी और उसके समर्थित जमींदारों, सेवकों और अधिकारियों को बहुत बड़ी संख्या में जनहानि भी पहुंचाई थी। संथाल काफ़ी उग्र थे। वैसे ये किसी के मामले में इंटरफियर नहीं करते थे, अपने काम से काम रखते थे, सीधे साधे लोग थे। लेकिन इनकी संस्कृति और इनकी जो स्वतंत्रता है, जब इसमें दखल दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, तो ये हिंसक हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि 1855 में हजारों संथालों ने भोगनाडीह के चुन्नू माझी के साथ 4 पुत्रों सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, इनके नेतृत्व में एक सभा की थी और उन्होंने अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध लामबंद लड़ाई लड़ने का फैसला लिया था। और जनवरी 1865 संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह दबा दिया गया था, लेकिन सरकार ने संथालों की वीरता और शौर्य को स्वीकार किया। सरकार ने प्रशासनिक परिवर्तनों की अनिवार्यता स्वीकारी और ये उसकी मजबूरी थी, ऐसा नहीं कि वो खुशी खुशी स्वीकार रहे थे। संथालों की उग्रता और उनके विद्रोह की वजह से सरकार को झुकना पड़ता है। संथाल विद्रोह का नतीजा था कि 30 नवंबर 1856 को विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की जाती है और एशली एडन को यहाँ का पहला जिलाधीश बनाया जाता है। तो शोषण तो बाद में भी चलता है, लेकिन यह है कि उसका स्वरूप बदल दिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है खैरवार विद्रोह का और भगीरथ माझी के द्वारा इस आंदोलन का पूरा नेतृत्व किया गया था। खैरवार का उद्देश्य था प्राचीन मूल्यों, जनजातीय परंपराओं सबको पुनः स्थापित करना और आंदोलन का प्रभाव पूरा संथाल परगना में हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही वह भूमि संबंधी सुधार और सामाजिक कार्यों में शुद्धि के प्रवर्तक भी थे। इसीलिए मदिरा इत्यादि का विरोध करते हैं कि शराब वगैरह नहीं पीनी है, किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्थन वाले जो थे उनको सफाहोर कहा गया और आदिवासी लोग जो हैं वो बाबजिया कहलाते हैं और जो बेमन पूजक हैं उनको मेल बरागर कहा गया। तो ये सारे शब्द हैं, किसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था ये आपको पता होना चाहिए। सफाहोर आप देख रहे हैं, बाबजिया देख रहे हैं, मेल बरागर देख रहे हैं, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये पूछा जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है बिरसा मुंडा के आंदोलन का और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा संगठित और व्यापक माना जाता है। हालांकि संथालों का भी था, लेकिन इसको भी हम देखें तो इसका जो संगठन है वो काफ़ी मजबूत था। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा थे, जो कि खुद को भगवान का अवतार की मान्यता देते थे। उनका ऐसा कहना था कि ठाकुर जी ने मुझे सपना दिया है, सपने में दर्शन दिया है और उनका ऐसा कहना है कि मैं आप सभी का नेतृत्व करूं और आपको स्वतंत्रता दिलाऊं, मतलब आपकी संस्कृति को सजाऊं। तो जो मुंडा जनजाति के लोग थे वो इनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं।
और जनजातियों की तरह, मतलब बाकी जनजातियों की तरह कृषि और जंगलों पर आश्रित ये लोग थे, अपनी परंपराओं और मान्यताओं को सहेज रहे थे। और उसके बाद उत्पीड़न और अंग्रेजी लूटमार जब चालू होती है तो उसी के खिलाफ ये विद्रोह करने के लिए उतारू हो जाते हैं। और कुछ आपसी मतभेद भी इनके थे, कुछ जो इसमें से मुंडा जनजाति के लोग थे वो अंग्रेजों के फेवर में चले जाते हैं, तो उसके खिलाफ भी ये चलते हैं। फिर कुल मिलाकर बात ये कि कुछ जो मुंडा थे वो हिंदू परंपराओं का अनुसरण कर रहे थे और कुछ जो है वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा भरमा लिए जाते हैं। अंग्रेजों का ये भी एक हथकंडा था, और सिर्फ अंग्रेजों का नहीं, जितने भी यूरोपीय आते हैं उसमें जैसे आप देखते हैं पुर्तगाली, ये ईसाईकरण करने पर तुले रहते हैं। ठीक, और ईसाईकरण करने के चक्कर में ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आप देखें कि छोटा नागपुर में जमींदारों और राजाओं, इनका शोषण चक्र चलता है। ये लोग इसकी चपेट में आते हैं और इनकी जमीन हड़प कर करों का बोझ इनके ऊपर बढ़ा दिया जाता है, ऋण का जाल तैयार हो जाता है, और न्याय व्यवस्था तो थी ही नहीं, मतलब इनके लिए कोई न्याय था ही। और कुछ मुंडाओं को ये आश्वासन देके या फिर ये भ्रम पैदा करके अपनी तरफ मिलाया गया था कि तुम ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो कहा जा रहा है उसको अपना लो, मतलब ईसाई बन जाओ, अपना जो धर्म परिवर्तन है उसको कर लो, तो उसके बाद जितनी भी छूट है, जितनी भी तरह की कर में राहत है और तमाम सुविधाएं हैं वो तुम्हें प्रदान की जाएंगी, तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जाएगा जैसा बाकियों के साथ किया जा रहा है। तो इस भ्रम में, इस लालच में कुछ जो मुंडा है वो इनकी तरफ हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि इन्होंने धर्म भी बदल लिया, अपने धर्म से भी गए, और ईसाई मिशनरियाँ भी इनका साथ नहीं दे रही है, उन्होंने तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया है। तो परिणाम ये होता है कि न तो ये अपने जो हिंदू मित्र हैं उनके हो पाते हैं, न ईसाई मिशनरियों के हो पाते हैं, कहीं से कोई सहायता नहीं प्राप्त होती है, और ये अपने पारंपरिक नियमों से भी दूर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे जो मुंडा समुदाय में से निकलने वाले लोग हैं उनको भी हम देखते हैं। इसके बाद आप ताना भगत को देख रहे हैं। तो ताना भगत आंदोलन जो है ये बिरसा आंदोलन से ही जन्मा था, ये उससे अलग नहीं कहा जा सकता है, और ये बहुआयामी आंदोलन था, मतलब इसके बहुत सारे आयाम थे। इसमें नायक भी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दों को लेकर आगे आते हैं। ये आंदोलन 1914 से शुरू होता है। ताना भगत कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ऐसा नहीं कि ये कोई व्यक्ति है, ये उरांव जनजाति की एक शाखा थी। उरांव जनजाति को आपने शुरू में देखा है, उसी की ये ब्रांच थी, और इन्होंने कुडूख नाम का एक धर्म अपना लिया था। अब यहाँ दिक्कत यह है कि लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, जिससे कि अधिकांश श्रम करने वाले और जो तमाम मजदूरी वाले काम हैं वो ये लोग किया करते थे। तो श्रमिक वर्ग और मजदूर वर्ग जो है वो पहले से ही प्रताड़ित था, उसी के ये लोग भी हिस्से थे। सुबह से शाम तक ये मेहनत किया करते थे, मतलब भवन, सड़क इत्यादि के निर्माण कार्य के लिए ईंट पत्थर इत्यादि ढोने का काम करते थे, और मजदूरी के नाम पर कुछ नहीं मिलता था, मजदूरी इन्हें नहीं के बराबर मिलती थी। तो आप जरा सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक आप अपना पसीना बहा रहे हैं इस उम्मीद में कि आपके परिवार को पेट भर भोजन के लिए कुछ प्राप्त होगा, मतलब मुद्रा प्राप्त होगी या अनाज प्राप्त होगा, जो भी दिया जाए, और आपको मिल ही नहीं रहा है, तो फिर स्थिति क्या होगी। कुल मिलाकर एक खच्चर की तरह से इनके साथ बर्ताव किया जाता था, जैसे खच्चर पे बेहिसाब बोझ लाद कर उसे ढुलवाया जाता है और खाना कम दिया जाता है, तो वही चीज़। अब यहाँ पर आंदोलन के नायक का नाम है जतरा भगत। ये नौजवान थे और ये आंदोलन की बागडोर संभालते हैं। अलौकिक सिद्धियाँ इनके पास थी, ऐसा लोगों का मानना था। जनश्रुति के आधार पे, यानी लोगों ने ऐसा कहा सुना है आपस में कि धर्मेश नाम के एक उरांव देवता ने इन्हें दर्शन दिया था, ठीक वैसे ही जैसे आप पीछे देख रहे हैं बिरसा मुंडा वाले केस में हुआ था, और कुछ निर्देश देकर आंदोलन को शुरू करने की आज्ञा दी थी। तो ये जो जनजातीय लोग हैं ये अपने देवता, अपने इष्ट में काफ़ी विश्वास करते थे, मतलब धर्म और परंपरा से इनका गहरा जुड़ाव होता था। तो इन्हें संगठित करने का ये एक अच्छा तरीका था। देवता सपने में दर्शन दे या ना दे, लेकिन अगर सामने अपने जो जन समुदाय इकट्ठा है उससे कह दिया जाए कि मुझे सपने में देवता ने दर्शन दिए और कहा है कि आप लोग एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई में, मतलब अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लड़ाई में, संघर्ष में आप लोग कूद पड़िए, तो सब लोग शामिल हो जाते थे। ये मिलाने का तरीका था। तो ये जो नेता थे, बड़े बड़े नेता थे इन आदिवासियों के या जनजातियों के, इन्हें ये तरीका पता था, ये जानते थे कि इन्हें एकजुट कैसे करना है। तो ये एकजुट करने के लिए इस तरह की कहानियाँ गढ़ी जाती थी, और इसके पीछे का उद्देश्य बहुत ही अच्छा था, अंग्रेज़ों का विरोध करना। तो ये सब हमने देखा, मतलब जो साधन और साध्य वाला माध्यम होता है ना, तो साध्य इनका पवित्र था, साधन चाहे जो अपनाए। कुल मिलाकर ताना भगत आंदोलन को हमने देखा, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि उरांव जनजाति की एक ब्रांच है। इसके बाद आप नोनिया विद्रोह को देख रहे हैं, जो कि 1770 से लेकर 1800 के बीच में होता है। बिहार के शोरा उत्पादक क्षेत्रों में होता है, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में ये हुआ था। और ये जो समय आप देख रहे हैं, बिहार में शोरा उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर होता था। ये शोरा उत्पादन का केंद्र था, और शोरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता है, और बारूद की आवश्यकता अंग्रेजों को भरपूर मात्रा में थी। तो शोरा उत्पादन का कार्य करने वाली जो मुख्य रूप से नोनिया जाति है वो इसमें हिस्सा लेती थी। कुल मिलाकर ब्रिटिश कंपनी और नोनियों के बीच में एक मध्यस्थ, यहाँ आप देख रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी और नोनियों के बीच में आसामी जो थे वो मध्यस्थ का काम करते थे। ये दलाल होते थे, सामान मतलब बनाने का काम नोनिया करते थे, उसको बिकवाने का काम आसामी किया करते थे, और आधा फायदा वो खुद निगल लेते थे। तो नोनिया लोगों से ये कच्चा शोरा लेते थे, कारखानों को देते थे। अब आसामियों को ब्रिटिश कंपनी जो है वो 1/4 रकम एडवांस में देती थी। परिणाम ये होता था कि जो नोनिया लोग हैं उन्हें प्राप्त ही नहीं होता था, कुछ नहीं प्राप्त होता था। तो जब इनके खिलाफ इतना ज़्यादा शोषण होता है, ये अपना सामान भी देते हैं और बदले में इन्हें कुछ नहीं मिलता है, उल्टे प्रताड़ित किया जाता है, तो ये बगावत करते हैं।
इसके बाद नंबर आता है बहावी आंदोलन का। तो बहावी आंदोलन जो है ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जन आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रवर्तक एक अरबी थे, इनका नाम था अब्दुल बहाव, और मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी, बुराइयाँ व्याप्त थी, उसको दूर करने के उद्देश्य से ये धार्मिक आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक, और भारत में ये तो बात हुई बाहर की, लेकिन भारत में आंदोलन का नेतृत्व ये सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था, जिनका कि जन्म 1776 में रायबरेली में हुआ था। रायबरेली यानी यूपी में हुआ था। इन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य के पतन के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को या ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार माना था और अंग्रेजों के द्वारा अधिकृत भारत को दारुल हर्ब कहा था और कहा कि इसे दारुल इस्लाम के तौर पे बदलना ये हमारा फर्ज है, मतलब दारुल इस्लाम को यहाँ स्थापित करने की शपथ हम लेते हैं। इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमांत कबीलाई अफगानों की सहायता से सितना में एक स्वतंत्र राज्य का भी गठन किया था। कुल मिलाकर 1821 की बात करते हैं तो 1821 में होता यह है कि अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया और यहाँ विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन आदि लोग जो है वो इनके संपर्क में आते हैं। पटना को बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित किया गया और प्रारंभ में बहावी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। शुरुआत इसकी धर्म के आधार पर हुई ही थी, लेकिन बाद में आर्थिक और राजनीतिक रूप ये धारण कर लेता है और आंदोलन अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता संग्राम में निलहे साहबों का मतलब है इंडिगो अधिकारी जो थे, नील अधिकारी थे, उनकी बात हो रही है। इसके अलावा जमींदारों और साहूकारों के बीच में संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये सारे लोग जो थे ये शोषक थे, बाकी जिनका शोषण हो रहा था वो इनके खिलाफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये दो धड़ों में बढ़ जाता है। अब 1857 का जो विद्रोह था इसमें वहाबी आंदोलन से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और विलायत अली और इनायत अली जो है इनकी मृत्यु हो जाती है शुरुआत में ही। बाद में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व मकसूद मौलवी अब्दुल्ला के द्वारा किया जाता है और 1861 में मलका को इन्होंने अपना गढ़ बना लिया था, अपना केंद्र बना लिया था। 1864 में नेविल चैम्बरलिन ने बहावियों के नेता अहमदुल्ला को हरा के पोर्ट ब्लेयर जेल भेज दिया था। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर इन्हें भेज दिया गया था जहाँ से लौट पाना लगभग नामुमकिन था। और बहावी आंदोलन के अन्य नेता भी थे, नेताओं के नाम पूछे जाते हैं तो आप देख सकते हैं। इसमें मुबारक अली हैं, इब्राहिम मंडल, मोहम्मद इस्माइल हैं, आमिर खान हैं। इन सबको गिरफ्तार करके कठोर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। 1868 से लेकर 69 का जो समय है, इसमें बाद वाले समय को आप देख रहे हैं, तो वहाबी आंदोलन की ऊर्जा यहाँ तक आते आते काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती है और ये आंदोलन ठंडा पड़ जाता है अपने आप। तो ये सब हमने देखा। अभी लोटा विद्रोह को देख लीजिए। तो 1857 के विद्रोह से पहले ही 1856 में मुजफ्फरपुर में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गया था और अंग्रेजी शोषण और अत्याचार के कारण लोगों के मन में असंतोष बढ़ जाता है। इसी समय मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे कि लोटा विद्रोह कहा जाता है। और इस समय कैदियों को जेल के अंदर पीतल का लोटा, इसका नाम लोटा विद्रोह क्यों पड़ा वो दिया हुआ है, तो पीतल का लोटा दिया जाता था। लेकिन सरकार ने अचानक फैसला लिया कि पीतल के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाएगा। कैदियों ने इसका विद्रोह किया। अब ये जो विद्रोह है ये जेल के बाहर भी फैलने की आशंका देखकर फिर से पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया गया। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सरकार ने ऐसा क्यों किया था, पीतल के स्थान पर मिट्टी का दिया, और मिट्टी का लोटा उसमें पानी पीने या उसको इस्तेमाल करने में लोगों को क्या एतराज़ था? यह आप जरा उत्तर दीजिएगा, अपनी ओर से लॉजिक लगाइएगा। फिलहाल ये बगावत हुई थी और लोटा ही इसके पीछे मूल वजह थी। जैसे हम लोग पानी पीने के लिए गिलास का इस्तेमाल करते हैं ना, तो थोड़ा एक बड़ा पात्र होता है लोटा। तो ये हमने 1857 के विद्रोह से पहले की स्थिति को देखा। डलहौजी का ही समय है, आप देख रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ से थोड़ा सा मोड चेंज होता है। अभी इतिहास में ही हम लोग हैं, तो अभी आज़ादी की लड़ाई को देखेंगे और आज़ादी की लड़ाई में हम सबसे पहले जो आज़ादी का पहला संग्राम हुआ था 1857 वाला, उसको देखेंगे। उसमें बिहार का क्या रोल था। तो आप देखिए कि 3 जुलाई 1857 पटना सिटी में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू होता है और इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ले के पुस्तक विक्रेता है जिनका नाम है पीर अली, उनके द्वारा किया जाता है। और इनका जो नेतृत्व है वो काफ़ी तगड़ा रहता है। तो 200 विद्रोही इसमें एक के बाद एक शामिल हो जाते हैं और मुगल सम्राट बहादुर शाह का ये झंडा लेकर पटना की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। इनका मुकाबला अंग्रेज अधिकारी लॉयल और उसके सैनिकों के साथ होता है। अब पीर अली जो है वो लॉयल को गोलियों से भून डालते हैं, यानी उसको मार डालते हैं। और उसके बाद पीर अली के साथ साथ 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार करके सजाए मौत दी जाती है, यानी फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ये सब कहानी थी, शुरुआत यहाँ से होती है। लेकिन अब यहाँ जब फांसी पर लटका दिया जाता है तो इस घटना की सूचना आग की तरफ फैलती है और दानापुर की 3 बटालियन जो सैनिकों की थी वो बगावत कर देती है, विद्रोह कर देती है। अब ये जो 1857 का विद्रोह है ये पटना के अलावा सारण, तिरहुत, आरा, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैलता है। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट, शाहाबाद जिले में पड़ती है जगदीशपुर स्टेट, यहाँ के राजपूत राजा थे, इनका नाम था, राजा नहीं बल्कि जमींदार थे, लोग राजा की तरह से उन्हें देखते थे।
और बाबू कुंवर सिंह ये काफ़ी कुशल नेतृत्व प्रदान करते हैं पूरे विद्रोह को, और इनके सहयोगी और इनके भाई जैसे कि अमर सिंह और इनका भतीजा रणभंजन सिंह, इसके अलावा रथभंजन सिंह असल में नाम था, निशान सिंह, हरकिशन सिंह, जयकृष्ण सिंह, शाहाबाद के 4 जमींदार भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बरन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेषर सिंह, ये सब, और 10,000 सैनिक इनके साथ, मतलब 10,000 जो आम जनता है वो इनके साथ पीछे हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये अपने पूरा सैनिक और टोलीबद्ध होकर आरा की ओर प्रस्थान करते हैं, आरा की ओर कूच करते हैं। और दानापुर छावनी में विद्रोह करके आए जो सैनिक थे उन्हें भी ये झुंड दिखाई देता है और वो उत्साहित थे ही, तो इसी में शामिल हो जाते हैं। मतलब एक बड़ी टोली तैयार हो जाती है, एक बड़ी सी सेना तैयार हो जाती है। अब दानापुर में करीब 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों को कैप्टन डनबर के नेतृत्व में आरा भेजा गया, लेकिन 29-30 जुलाई को उन्हें पराजित होना पड़ा। अब यहाँ आप जो जन सैलाब है उसको देख रहे हैं, कितनी भारी मात्रा में लोग हैं, तो 500 यूरोपीय यहाँ कहाँ ठहर पाएंगे। और इसके बाद आप देखें कि मेजर विंसेंट आयर जो है ये 2 अगस्त को बीबीगंज पे हमला करते हैं और अंग्रेज सैनिकों को छुड़ा तो लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि 12 अगस्त को जगदीशपुर पर भी ये कब्जा कर लेते हैं, अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। कुंवर सिंह जो है ये नाना साहेब के साथ मिलकर आजमगढ़ में, ये 26 मार्च 1858 की तारीख है, आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 23 अप्रैल 1858 अंग्रेज एकदम हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। और ये कैप्टन ली ग्रांट जो है ये हमला बोलता है अंग्रेजों की एक बड़ी सी सेना, ब्रिटिश सेना लेकर, और ये भी पूरी तरह से पराजित होता है। एक के बाद अंग्रेज हारते जा रहे हैं, एक के बाद एक उनकी पराजय होती जा रही है। लेकिन इस युद्ध में विजय तो जो बाबू कुंवर सिंह और उनकी सेना है उनको प्राप्त होती है, लेकिन वो खुद घायल हो जाते हैं। उनके एक हाथ में गोली लग जाती है और उस हाथ को वो काट कर अपने नदी में फेंक देते हैं ताकि जहर न फैले, लेकिन ज़्यादा खून बहने लगता है और उसकी वजह से अंत में उनकी 2 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। तो अब जो आगे का संघर्ष है, यहाँ तो उनकी मृत्यु हो गई, 80 वर्ष के आसपास उनकी अवस्था थी, मतलब एक जो वृद्धावस्था का आखिरी शिखर होता है वहाँ तक वो पहुँच गए थे, उसके बावजूद इतनी दिलेरी से लड़ रहे थे। तो घाव से उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद ये जो संघर्ष है उनके भाई अमर सिंह के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है और शाहाबाद क्षेत्र पर वो नियंत्रण कायम करने में सफल भी होते हैं। तो ये सारी कहानी थी जो कि आगे भी जारी रहेगी, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जिन जानकारियों को आपने देखा है वो रिवीजन के लिए अच्छी हो सकती है। तो तब तक के लिए नमस्कार।